अध्याय 0391 राजाओं की मुख्य भूमि की योजना। अध्याय 391 राजाओं की मुख्य भूमि की योजना। जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अभी अभी चेन जियांग से यह सवाल पूछा था वह मन ही मन दुखी तो था, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, तो बात ऐसी है, मुझे लगता है कि छोटे हीरो चेन के बिना राजाओं की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता निश्चित रूप से बहुत नीरस हो जाएगी। कितना अफसोस की बात है। सच कहूँ तो मैं सचमुच इसमें भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन बात बस इतनी है कि मैं उतना मजबूत नहीं हूँ। अगर मैं आधे साल में ही एक्सट्रीम स्टेट में कदम रख सकता हूँ तो बात ही कुछ और है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आधे साल में चरम अवस्था में प्रवेश। यहाँ उपस्थित अधिकांश श्रोता निर्वाण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उनकी राय में ये बिल्कुल असंभव था। उनकी नजर में चेन जियांग सिर्फ 7वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार था और चरम अवस्था में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। अगर यह सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करना था तो यह उचित था। अगर छोटा हीरो चेन इसमें सचमुच कामयाब हो गया तो तुम निश्चित रूप से नश्वर मार्शल वर्ल्ड के पहले जीनियस बन जाओगे। बेशक हमारे राजाओं के मुख्य भूमि मार्शल कलाकारों के अलावा। ये सब कहकर अधेड़ उम्र का आदमी बैठ गया। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि राजा की नस रखने वाले कई मार्शल कलाकार कम उम्र में ही चरम राज्य मार्शल कलाकार बन जाएंगे, जो वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था। चेन जियांग बस मुस्कुराया। जिसकी मुट्ठी सबसे मजबूत थी वही जीनियस था। किंग्स मेनलैंड को अपनी ताकत दिखाने के लिए इतना रौब जमाते देख उसकी इच्छा जल्द से जल्द एक्सट्रीम स्टेट में घुसने की इतनी बढ़ गई कि किंग्स मेनलैंड के इन लोगों की मुस्कान गायब हो जाए। इस समय उस सौम्य स्वभाव वाले बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से हंसते हुए कहा, अब रसायन विद्या प्रतियोगिता शुरू होने दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नन्हे हीरो चेन के पास समय बहुत कम है। अंतिम दौर के नियम बहुत सरल हैं। एक निर्धारित समय में जिसके पास अपने द्वारा परिष्कृत किए गए डेंस का कुल मूल्य सबसे अधिक होगा वही विजेता होगा। जड़ी बूटियां आपको स्वयं तैयार करनी होंगी और मुझे लगता है जब आप यहाँ आए हैं तो आपने पहले से ही अच्छी तैयारी कर ली होगी, है ना? नियम सुनकर चेन जियांग के माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। दूसरे मुख्य भूमि के विशेषज्ञ भी आपस में फुसफुसाकर नियमों की शिकायत करने लगे। वे स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे क्योंकि ये नियम चेन जियांग के लिए प्रतिकूल थे। चेन जियांग ने बगल में खड़े अन्य 4 युवकों पर एक नजर डाली, जो अपनी आंखों में अभिमानी और उत्तेजक नजर से चेन जियांग को देख रहे थे। इसके अलावा आप 100 जानवरों के दान को परिष्कृत नहीं कर सकते। इस प्रकार का दान अर्थहीन है। और जहां तक दानों की कीमत का सवाल है, हमारे पास यहाँ एक संदर्भ मूल्य है। अंतिम परिणाम का मूल्यांकन हमारे संदर्भ मूल्य के अनुसार किया जाएगा। चेन जियांग मन ही मन गुस्से से भर गया। उसे लग रहा था कि यह कीमिया प्रतियोगिता उसके लिए ही तैयार किया गया एक जाल है, उसे प्रतियोगिता में हारने के लिए, जिससे राजा की मुख्य भूमि का पराक्रम और बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति आगे आया और उसने चेन जियांग और अन्य लोगों को एक कागज दिया जिस पर कुछ दानों की कीमतें लिखी हुई थी। ये संदर्भ मूल्य सूची थी। एक इमारत की नींव दान 800,000 क्रिस्टल पत्थर। तत्व आत्मा दान 1000,000 क्रिस्टल पत्थर। 5 तत्व सच्चे तत्व दान 1000,000 क्रिस्टल पत्थर। चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि 3 निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान जिनकी कीमत सबसे अधिक थी, वे 3 दान थे जिनमें वह अच्छी तरह से पारंगत था, और अगले भी कई निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान थे जिनकी कीमत 500,000 से 800,000 के बीच थी, जो सभी थोड़े अपरंपरागत दान थे। किंग्स मेनलैंड में चेन जियांग ने पहले भी एक सर्वेक्षण किया था और कुछ अपरंपरागत डैन जड़ी बूटियां पाई थीं, लेकिन वे बहुत महंगी थीं। हालांकि उन्हें परिष्कृत करने में कोई खास कठिनाई नहीं थी। अगर किसी के पास इन जड़ी बूटियों की अच्छी खासी मात्रा हो तो प्रतिभागी उनमें से बहुत सारी को परिष्कृत कर सकता था, जिससे वह पहले स्थान पर आ जाता था। ये अपरंपरागत डैन इन कीमतों के लायक नहीं है। उन्होंने जानबूझकर बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की कीमतें बढ़ा दी थीं, ताकि इन अपरंपरागत डैन की ऊंची कीमतें कुछ भी न हों। मैं गारंटी देता हूं कि उनके पास इन अपरंपरागत डैन के लिए ढेर सारी जड़ी बूटियां हैं। हालांकि ये डैन लगभग बेकार हैं। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं है कि तुम्हारे हाथों में कीमती डैन की इतनी सारी जड़ी बूटियां होंगी। सु मेयाओ ने व्यंग्य किया। इस समय वू काइमिंग ने चेन जियांग को आंख मारी, मानो पूछ रहा हो कि वह खेलना जारी रखना चाहता है या वापस लेना चाहता है, क्योंकि प्रतियोगिता स्पष्ट रूप से उसके प्रतिकूल थी और दर्शकों में से कई लोगों की नजर से उनकी चाल छिपी नहीं थी। राजाओं की मुख्य भूमि विशाल थी, इसलिए यहाँ के कीमियागरों के पास जड़ी बूटियां निश्चित रूप से अन्य मुख्य भूमि के कीमियागरों की तुलना में बहुत अधिक थीं। अब ये कीमियागिरी की तकनीक की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह थी कि किसके पास ज्यादा संसाधन है। ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि यह चेन जियांग को हराने के लिए किया गया था। इसके अलावा 100 जानवरों के दान को परिष्कृत करने की भी अनुमति नहीं थी। ये सोचकर सभी को गुस्सा आ रहा था। छोटे हीरो चेन, क्या कोई समस्या है? बड़े ने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ पूछा। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए और 100% आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। इस समय चेन जियांग के पास 3 सबसे मूल्यवान डैन के लिए जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी। उसके पास बिल्डिंग फाउंडेशन डैन जड़ी बूटियों के 80 सेट, 5 तत्व सच्चे तत्व डैन जड़ी बूटियों के 100 सेट और एलिमेंटल स्पिरिट डैन जड़ी बूटियां थीं। हालांकि उसका इरादा केवल 5 तत्व सच्चे तत्व डैन को परिष्कृत करने का था, क्योंकि वह जड़ी बूटियों के एक सेट से अधिकतम 10 डैन परिष्कृत कर सकता था।
जबकि वह जड़ी बूटियों के एक सेट से अधिकतम 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन परिष्कृत कर सकता था। इसके अलावा वह काफी समय से 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दानों को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था, जिनका उपयोग वह चरम अवस्था को प्रभावित करने के लिए करने वाला था। आपके पास 3 घंटे हैं। अगर आप सब तैयार हैं तो अपनी रसायन भट्टी बाहर निकालें और निर्णायक मंडल को उनकी जांच करने दें, बुजुर्ग ने कहा। चेन जियांग ने शानदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी निकाली और हुआ जियांगयू को दे दी। तभी हुआ जियांगयू ने उसे देखकर मुस्कुराकर उसे प्रोत्साहित किया। अब मैं तुम्हें उस प्रतियोगी कीमियागर से मिलवाता हूँ। लिटिल हीरो चेन के बारे में तो सबने सुना है, इसलिए मुझे भी उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा। पहले हैं हमारे दिव्य मार्शल पैलेस के प्रतिभाशाली कीमियागर जियान याओमिंग। इस वर्ष उनकी आयु 35 वर्ष है, लेकिन वे मध्यम श्रेणी के गहन स्तर के दानों को परिष्कृत कर सकते हैं। अगले हैं। चेन जियांग ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने महसूस किया कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह प्रतिद्वंद्वियों को मिनट के विवरण तक जानता हो। प्रतियोगिता के दौरान ये पूरी तरह से बेकार होगा। जब बुजुर्ग 4 युवा प्रतिभाशाली कीमियागरों का परिचय दे रहे थे, चेन जियांग दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए हुआ जियांगयू के साथ बातचीत कर रहे थे। बहन जियांगयू, आपको मुझ पर बहुत भरोसा है, लेकिन हाँ, जब आप जैसे छोटे बदमाश लियू मैंग जैसी अद्वितीय सुंदरता के दिल को जीतने के लिए पुनरुत्थान दान की इतनी सारी जड़ी बूटियां दे सकते हैं, तो मैं आप पर भरोसा कैसे न करूं? हुआ जियांगयू के स्वर में ईर्ष्या का भाव था। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, बहन जियांगयू, ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में नहीं चाहता कि आप मेरी नौकरानी बने। मुझे लगता है कि यह आपका अपमान है। मुझे कोई अपमान महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि यह बहुत संतोषजनक होगा। हुआ जियांगयू इस मामले के बारे में बात करते समय काफी उत्साहित लग रहा था, जिससे चेन जियांग को लगा कि हुआ जियांगयू अपने पिछले जन्म में एक वफादार और समर्पित नौकरानी थी। ठीक है, मुझे कुछ समय इसके बारे में सोचने दो। कम से कम मुझे सिस्टर मैंग और मेरे बीच का मामला तो सुलझाने दो, चेन जियांग ने कहा। हुआ जियांगयू समझ सकता था कि चेन जियांग की बात क्या थी, क्योंकि यह वास्तव में एक परेशान करने वाला मामला था। तुम्हें अपनी परी जैसी पत्नी के मालिक को खाने के लिए किसने कहा था? अब तुम्हें पता चल गया है कि तुमने मुसीबत के दरवाजे तोड़ दिए हैं। हे, अगर तुम मुझे अपनी दासी बना लोगे तो मुझे नहीं पता तुम्हारी नन्ही परी क्या कहेगी। हुआ जियांगयू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि हर कोई एल्डर को सुन रहा था जब उसने 4 प्रतिभाशाली कीमियागरों का परिचय दिया। सभी की निगाहें चेन जियांग पर इकट्ठी हो गईं, क्योंकि चेन जियांग आकर्षक और मोहक हुआ जियांगयू को घूर रहा था और हुआ जियांगयू चेन जियांग को अदृश्य मान रहा था, क्योंकि उसने अपनी हथेली से अपने सुंदर गालों को सहारा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हो। केवल लियू मैंग ही जानती थी कि चेन जियांग हुआ जियांगयू से दिव्य ज्ञान से बात कर रहा था, और चेन जियांग के होठों के कोनों पर एक गंदी मुस्कान देखकर उसे यकीन हो गया कि वे निश्चित रूप से अस्पष्ट बातें कर रहे थे, जिससे उसे मन ही मन जलन हो रही थी। खांसी, क्या रसायन भट्टी की जांच पूरी हो गई? बुजुर्ग मन ही मन क्रोधित हो रहा था। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि जब वह बोल रहा था तो चेन जियांग बस उस सुंदरता को निहार रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सम्मोहन में हो, जिससे उसे शक हुआ कि चेन जियांग ऐसी मानसिकता वाला रसायन शास्त्री कैसे बन गया। हुआ जियांगयू बेहद खूबसूरत, आकर्षक और मोहक थी। कोई भी आम आदमी उनके मोहक चेहरे को निहारना चाहता, लेकिन दर्शकों में से अधिकांश विशेषज्ञ थे। वे जानते थे कि ऐसा करना असभ्य होगा, इसलिए उन्होंने इस सुंदरता को इतनी बेशर्मी से नहीं देखा। चेन जियांग अपनी स्तब्धता से बाहर आया और सबकी आंखों में अजीब भाव देखकर उसने 2 बार खांसने के बाद पूछा, अच्छा, रसायन शास्त्र प्रतियोगिता के विजेता को क्या पुरस्कार मिलेगा? अध्याय 0392 आश्चर्यजनक अनोखी तकनीक। अध्याय 392 आश्चर्यजनक अनोखी तकनीक। इनाम। इससे बड़े और अन्य 4 प्रतियोगी युवा कीमियागरों ने उसका तिरस्कार किया, क्योंकि उनका मानना था कि चेन जियांग के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। फिर भी उसने पूछने की हिम्मत की कि इनाम क्या था। यद्यपि राजाओं की मुख्य भूमि बाहरी दुनिया के लिए बंद थी, फिर भी कई शक्तिशाली विशेषज्ञ कभी कभार यहाँ आते थे, और राजाओं की मुख्य भूमि के कई मार्शल आर्टिस्ट अन्य मुख्य भूमियों की यात्रा भी करते थे, इसलिए वे अन्य मुख्य भूमियों की कुछ स्थितियों से अच्छी तरह परिचित थे, विशेष रूप से रसायन शास्त्र के संदर्भ में। उदाहरण के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 5 तत्व सच्चे एलिमेंटल डैन की स्थिति किंग्स मेनलैंड जैसी ही थी। वे बहुत दुर्लभ थे, और यही स्थिति अन्य अपरंपरागत डैन की जड़ी बूटियों के लिए भी थी, लेकिन उनके पास अपरंपरागत डैन की बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं, इसलिए उन्होंने इस प्रतियोगिता में चेन जियांग को हराने के लिए जानबूझकर ऐसे नियम बनाए थे। शुरुआत में वे चाहते थे कि चेन जियांग मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग ले, और फिर चेनवू मुख्य भूमि के इस सबसे युवा विशेषज्ञ चेन जियांग को बेरहमी से हरा दे। हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग की बजाय सिर्फ उसका प्रशिक्षु शियाओ चोउ इसमें भाग लेगा। हालांकि शियाओ चोउ को गंभीर रूप से घायल करके वापस भेज दिया गया था, फिर भी राजाओं की मुख्य भूमि को लगा कि यह अभी भी अपर्याप्त है, क्योंकि उनका लक्ष्य चेन जियांग था, और शियाओ चोउ जिसे उन्होंने हराया था वह सिर्फ चेन जियांग के अधीन था। बस इतना ही। शियाओ चोउ को हराने में उन्हें कोई श्रेष्ठता का एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार ये कीमिया प्रतियोगिता सिर्फ चेन जियांग के लिए अनुकूलित की गई थी। इस प्रतियोगिता का केवल एक ही विजेता है। पुरस्कार एक सफेद जेड कमल का बीज है, बुजुर्ग ने कहा। ओह, चेन जियांग ने हल्के से जवाब दिया। बड़े को बहुत निराशा हुई, क्योंकि चेन जियांग का चेहरा उदासीन था।
इतना ही नहीं, उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी, मानो सफेद जैड कमल का बीज पत्ता गोभी के सिवा कुछ भी न हो। आखिरकार श्वेत जैड कमल के बीज को पहले से ही बहुत अच्छा माना जा सकता था। यह उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्तर के दान, पुनरुत्थान दान के लिए मुख्य घटक था और कुछ स्वर्ग स्तर के दान के लिए भी श्वेत जैड कमल के बीज की आवश्यकता होती थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इनाम ने आपको इतना निराश क्यों किया? एक गहरी सांस लेते हुए बुजुर्ग ने पूछा। बुजुर्ग को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी राजा की मुख्य भूमि से जरा भी निराश हो। जब उसने चेन जियांग के चेहरे पर यह भाव देखा तो उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, ऐसा नहीं है कि मैं निराश था, बात सिर्फ इतनी है कि कुछ समय पहले मैंने लोट्स आइलैंड के स्वामी के बेटे के साथ शर्त लगाकर कुछ सफेद जैड कमल के बीज जीते थे। चेन जियांग की सफाई सुनकर दर्शकों में हड़कंप मच गया। सबकी नजरें लियान यिंगशियाओ की ओर मुड़ गईं। लियान यिंगशियाओ नश्वर जगत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, खासकर अपनी संपत्ति के लिए, जिसके लिए वे कई मुख्य भूमियों में प्रसिद्ध थे। ये सच है, और कई अग्नि ड्रैगन रक्त कमल भी। लियान यिंगशियाओ ने कहा, लोट्स आइलैंड सफेद जैड कमल के बीज के लिए प्रसिद्ध था और यह अफवाह थी कि किंग्स मेनलैंड का सफेद जैड कमल का बीज लियान यिंगशियाओ के पास था। चेन जियांग ने एक शर्त में कुछ सफेद जैड कमल के बीज जीते थे, जबकि किंग्स मेनलैंड द्वारा आयोजित विशाल रसायन शास्त्र प्रतियोगिता का पुरस्कार केवल एक ही था। इसके विपरीत किंग्स मेनलैंड का इनाम वाकई थोड़ा कम था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि चेन जियांग निराश था। अब सबको ये भी लग रहा था कि इनाम के तौर पर मिलने वाला सफेद जैड लोट सीड भी कुछ नहीं था। क्यों न मैं इसमें 5 तत्वों वाला गहन दान भी जोड़ दूं? बुजुर्ग ने कहा। चेन जियांग सुखद रूप से आश्चर्यचकित था। अतीत में उसने 5 तत्व गहन दान का सेवन किया था, हालांकि वह निम्न गुणवत्ता का था और लंबे समय तक रखे रहने के कारण उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। इसलिए वह जो खा रहा था वह एक त्यागा हुआ 5 तत्व गहन दान था। आखिरकार पंचतत्व गहन दान एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तरीय दान था, लेकिन इससे वह केवल सच्चे मार्शल क्षेत्र के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक ही आगे बढ़ पाता था, बस। बाद में जब उसे पृथ्वी स्तरीय दानों की समझ हुई, तभी उसे पता चला कि उसने जो दान खाया था वह सिर्फ एक बेकार दान था, और अगर एक साधारण दान इतना अच्छा था तो उससे भी बेहतर दान होता तो क्या होता? क्या वह और भी बेहतर नहीं होता? फिलहाल उसके पास दानों की कमी थी। अगर उसे पंचतत्व गहन दान मिल जाए तो शायद वह आधे साल में चरम अवस्था में पहुंच सकता है। क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? बुजुर्ग ने घृणा भरी नजर से चेन जियांग की ओर देखा। चेन जियांग ने सोचा कि इस बुजुर्ग की उसके स्वामी के साथ अवश्य ही कोई दुश्मनी होगी, अन्यथा वह उसके प्रति इतना शत्रुतापूर्ण क्यों होता। एक बार जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी ने मन ही मन किंग्स मेनलैंड के इन कीमियागरों को कोसा, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था, ये कीमियागर निम्न श्रेणी के गहन स्तर के अपरंपरागत दानों के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आए थे, और यदि वे उनमें से कई को परिष्कृत करते तो अंत में उनका कुल मूल्य सबसे अधिक होता, जिससे चेन जियांग को हराया जा सकता था। उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि किंग्स मेनलैंड के कीमियागरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियां बहुत पहले ही संसाधित हो चुकी थीं। बड़े साहब के शुरू करने का इशारा करते ही चारों कीमियागरों ने तुरंत डैन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी ओर चेन जियांग जड़ी बूटियों को संसाधित कर रहा था। एक नजर में ही सभी पहचान गए कि वह जिन जड़ी बूटियों को संसाधित कर रहा था वे 5 तत्वों के सच्चे तत्व डैन के लिए थीं, और जिस बात ने सबको निराश किया वह ये थी कि चेन जियांग अपनी पारदर्शी रसायन भट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। कई दिग्गज लंबे समय से रसायन भट्टी के अंदर डैन के शोधन की प्रक्रिया पर नजर डालना चाहते थे। प्रतियोगिता में भाग ले रहे रसायन शास्त्री भी चेन जियांग के हाथों में मौजूद जड़ी बूटियों पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार ये पंच तत्व का सच्चा मौलिक दान था, जिसे उन्होंने देखा तो था, लेकिन दुर्लभ होने के कारण उन्हें इसे बनाने का कभी मौका नहीं मिला था, और अगर उन्हें मौका मिलता भी तो वे निश्चित रूप से असफल हो जाते। चेन जियांग जानता था कि किंग्स मेनलैंड अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अब वह भी अपनी पारदर्शी रासायनिक भट्टी का उपयोग करके 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान का एक सेट तैयार करके अपनी ताकत दिखाना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं रासायनिक भट्टी के बिना दान का एक सेट परिष्कृत कर सकता हूँ। मैं पहले एक वार्म अप करना चाहता हूँ, चेन जियांग ने बड़े से पूछा। बिल्कुल कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग भी चेन जियांग की अनोखी रसायन विद्या तकनीक देखना चाहते थे। वे इतने लंबे समय से जी रहे थे, लेकिन अपने जीवन में पहली बार उन्होंने सुना था कि 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को बिना किसी रसायन भट्टी के भी परिष्कृत किया जा सकता है। चेन जियांग को घूरते हुए उन बूढ़े रेफरी की आंखें एक एक करके चौड़ी हो गईं। वे किंग्स मेनलैंड के शीर्ष कीमियागर थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने बहुत समय से इस मामले के बारे में सुना था और इसे देखना चाहते थे। चेन जियांग ने अपनी चमकदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी को एक तरफ रख दिया, जिससे उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त कर दी और एक अदृश्य रसायन भट्टी का निर्माण कर लिया। कुशलता प्राप्त करने के लिए चेन जियांग कभी कभार कुछ दानों को परिष्कृत करने के लिए मायावी चमकदार भट्टी का उपयोग करता था, इसलिए इससे उसे कोई दबाव नहीं पड़ता था। जड़ी बूटियों को संसाधित करने के बाद चेन जियांग ने उन्हें मायावी प्रखर भट्टी में रखा और फिर भट्टी में आग लगा दी। इस समय सभी लोग मायावी प्रखर भट्टी की त्रिस्तरीय संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकते थे।
सबसे नीचे ज्वाला थी, बीच में जड़ी बूटियां थीं और सबसे ऊपर 5 रंगीन और दीप्तिमान औषधि आत्मा QE से भरी हुई थी। ज्वालाओं में जलने के बाद ये जड़ी बूटियां और भी अधिक चमकदार 5 रंगों वाली चमक बिखेर रही थीं, जिससे देखने वाला बार बार आश्चर्यचकित हो रहा था। अब सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि जड़ी बूटियों के जलने पर जब वे थोड़ा थोड़ा करके निकल रही थीं, तो हर्बल स्पिरिट क्यू कितनी सुंदर थी। ये 5 रंगों की चमक जैसी थी। जब ये हर्बल स्पिरिट क्यू एकत्रित हुए तो भट्टी की ऊपरी मंजिल की दीवारों से टकराकर वे बेहद अस्थिर हो गए। ये चमकती हुई 5 रंगों वाली चमकें विशेष रूप से चकाचौंध करने वाली थीं, जबकि अस्थिर हर्बल स्पिरिट क्यू पारदर्शी रसायन भट्टी को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दबा दिए गए हैं। जिसने भी पहली बार इस दृश्य को देखा वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। उन्हें एक ऐसे रईस माना जा सकता था जो एक क्षेत्र को नियंत्रित और प्रबंधित करता था। वे इतने सालों से यहाँ रह रहे थे और हर तरह की चीजें देख और अनुभव कर चुके थे, फिर भी वे इतने खूबसूरत दृश्य को देखकर दंग रह गए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कीमिया की कठिन प्रक्रियाएं अंदर से आश्चर्यजनक रूप से इतनी खूबसूरत थीं। राजा की मुख्य भूमि के चारों रसायन शास्त्री भी चेन जियांग को पंच तत्व सत्य तात्विक दान का निर्माण करते हुए आश्चर्य से देख रहे थे। वे उसकी सुंदर आभा का आनंद नहीं ले रहे थे, बल्कि चेन जियांग के रसायन शास्त्र कौशल से चकित थे। वे सभी रसायन शास्त्री थे, इसलिए वे दूसरों की तुलना में अधिक देख सकते थे। अध्याय 0393 दोहरी कार्य प्रणाली। अध्याय 393 दोहरी कार्य प्रणाली। चेन जियांग पंचतत्वों के सच्चे तत्वदान को परिष्कृत करने में काफी कुशल था, और उसकी गति भी, और वह भी काफी तेज, जिसने वहां मौजूद कुछ कीमियागरों को चकित कर दिया। चेन जियांग जिस तरह बिना किसी कीमिया भट्टी के हवा से कुशलता से परिष्कृत कर रहा था, उससे ये स्पष्ट था कि उसकी बुनियादी बातें बहुत मजबूत थीं। इस लिहाज से किंग्स मेनलैंड के युवा कीमियागर चेन जियांग के सामने कहीं नहीं टिकते थे। हालांकि राजा के मुख्य भूभाग की जो जनता दर्शकों में शामिल थी, उनका अब भी मानना था कि चेन जियांग के जीतने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रसायन शास्त्र की प्रतियोगिता रसायन शास्त्र की तकनीकों के बारे में नहीं थी, बल्कि इस बारे में थी कि किसके पास सबसे अधिक संसाधन हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता थी जिसके माध्यम से वे चेन जियांग को हरा सकते थे। इसके बाद पारदर्शी रासायनिक भट्टी के अंदर की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि सभी हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर भट्टी के सबसे ऊपरी स्तर पर एकत्रित हो गए और तेजी से चक्रवात की तरह घूमने लगे। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि वे एक दान के जमने की प्रक्रिया देखने ही वाले थे। अचानक पारदर्शी धुंध का विशाल पिंड 10 भागों में बंट गया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि चेन जियांग 10 पंचतत्वों वाले सच्चे तत्व दान को जमाएगा, जिनकी कीमत संदर्भ मूल्य के अनुसार गणना करने पर 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के बराबर होगी। और यह सिर्फ जड़ी बूटियों के एक सेट से था। बस आधा घंटा भी नहीं बीता था कि चेन जियांग ने पंचतत्व सत्य तात्विक दान का एक सेट तैयार कर लिया। हालांकि उसके साथी प्रतिभागियों ने 2 सेट तैयार किए थे, लेकिन उनके दान का कुल मूल्य चेन जियांग के पंचतत्व सत्य तात्विक दान से बहुत कम था। हालांकि वे अब भी आश्वस्त थे कि चेन जियांग के पास पंचतत्व सत्य तत्वदान की जड़ी बूटियां ज्यादा नहीं होंगी, इसलिए वे अपनी जीत को लेकर अब भी पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि पंचतत्व सत्य तत्वदान की जड़ी बूटियों की अपनी समझ के अनुसार वे जानते थे कि इस प्रकार की जड़ी बूटियां उगाना काफी मुश्किल है और इन्हें ज्यादा मात्रा में रखना असंभव है। आमतौर पर बाजार में सिर्फ एक ही सेट मिलता था। सामने मेज पर रखे जेड बॉक्स में सभी 10 पारदर्शी डैन रखकर हुआ शियांग्यू और पुराने रेफरी उन्हें एक एक करके बाहर निकालकर जांचने लगे। जब उन्हें पता चला कि वह बेहतरीन क्वालिटी का है, तो वे पुराने रेफरी हैरान रह गए। गुणवत्ता, मात्रा और गति के लिहाज से चेन जियांग ने सब कुछ बखूबी किया था। ऐसी बुनियादी बातों के साथ वह भविष्य में निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कीमियागर बनेगा। अब किंग्स मेनलैंड के लोग चिंतित होने लगे, क्योंकि उन्होंने चेन जियांग के खिलाफ एक साजिश रची थी जिसे वह जरूर याद रखेगा, और यह उनके भविष्य के रिश्तों के लिए हानिकारक था। आखिरकार चेन जियांग की पहचान कुछ अनोखी थी, क्योंकि वह हुआंग जिनतियन का प्रशिक्षु था और ताई ची ड्रैगन वशीकरण अभ्यास का उत्तराधिकारी था, और शायद वह चरम मार्शल संप्रदाय का अगला डीन भी होगा। और हुआंग जिनतियन की तरह वह पूरी नश्वर मार्शल दुनिया के शिखर पर खड़ा हो सकता था। बेशक वह एक प्रसिद्ध कीमियागर भी था, जो खुद हुआंग जिनतियन से भी ज्यादा भयानक था। अब मैं कीमिया भट्टी का उपयोग करने जा रहा हूँ। चेन जियांग मुस्कुराया और उसने किनारे से शानदार लॉर्ड ड्रैगन भट्टी को पकड़ लिया और उसे अपने सामने रख दिया। कीमिया भट्टी का ढक्कन खोलकर चेन जियांग ने एक जेड बॉक्स निकाला और जड़ी बूटियों को ध्यान से कीमिया भट्टी के अंदर रख दिया। उन जड़ी बूटियों को देखकर सभी ने धीमी और गहरी विस्मय से कहा, क्योंकि वे पंचतत्वों के शुद्धिकरण के लिए जड़ी बूटियां थीं, और साथ ही उन सभी को संसाधित भी किया गया था। जब चेन जियांग ने देखा कि किंग्स मेनलैंड के 4 रसायन शास्त्री सीधे संसाधित जड़ी बूटियों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसने सु मेयाओ से भी ऐसा ही करने को कहा। इस तरह उसे और समय मिल सकता था। कुछ पंचतत्व सच्चे तत्व दानों को परिष्कृत करो और उन लोगों को पीट पीट कर मार डालो। लॉन्ग जुएई ने शरारती हंसी के साथ कहा। जब दिव्य मार्शल पैलेस के उच्च पदस्थ और प्रतिष्ठित बुजुर्गों ने ये देखा, तो वे भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। अगर चेन जियांग एक बार फिर से परिष्कृत हो जाए, तो कुल मूल्य 20 मिलियन क्रिस्टल पत्थर होगा।
इसके अलावा कौन कह सकता है कि चेन जियांग के पास पंचतत्वों के सच्चे तत्वदान की जड़ी बूटियां नहीं थीं? हो सकता है कि चेन जियांग सचमुच प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर ले, तब तक तो वे ही अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुके होंगे। इस समय दर्शकों का शोर अचानक थम गया और सभी हक्के बक्के चेन जियांग को घूरने लगे। तभी उन्होंने देखा कि चेन जियांग का हाथ कीमिया भट्टी पर रखा था, जो मानो लाल रंग के रत्न से बनी हो, और उसके दूसरे हाथ से एक बार फिर एक जैड डिब्बा निकला। जैसे ही उसने जैड डिब्बा खोला, सभी हैरान रह गए और उन्हें पंचतत्वों के सच्चे तत्वदान की जड़ी बूटियों का एक और सेट दिखाई दिया। ये क्या कर रहा है? सबकी धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि चेन जियांग क्या करने वाला है, लेकिन यकीन करना मुश्किल था। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए जैड बॉक्स में रखी पंचतत्व सत्य तात्विक दान की जड़ी बूटियों को उठाया और उन्हें पारदर्शी रासायनिक भट्टी में रख दिया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह एक साथ 2 भट्टियों को चलाने जा रहा था। वह तो बिल्कुल पागल है, लैन हाई ने धीमी आवाज में चिल्लाया, जबकि अन्य मुख्य भूमि के दिग्गज भी चौड़ी खुली आंखों से चेन जियांग को घूर रहे थे। एक रसायनज्ञ द्वारा बिना किसी रसायन भट्टी का उपयोग किए एक दान को परिष्कृत करना उनके लिए पहले से ही एक आश्चर्य की बात थी। फिर भी चेन जियांग द्वारा एक साथ 2 जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना, एक को रसायन भट्टी से और दूसरे को बिना, अगर यह सच था तो चेन जियांग 2 रसायनज्ञों द्वारा एक साथ एक दान को परिष्कृत करने के बराबर था। ये तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला तरीका था। हुआ शियांग युए चेन शियांग के सबसे करीब थी। वह पहले से ही जानती थी कि चेन शियांग के पास कई जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन शियांग उसे चौंका देगा। दरअसल वह एक साथ 2 रसायन भट्टियां चला रहा था। हालांकि रसायन विद्या में दोहरा काम करना एक बड़ी मनाही थी, लेकिन अगर कोई इसमें महारत हासिल कर ले तो उसकी दक्षता निश्चित रूप से बढ़ जाती। पुराने रेफरी कीमियागरों के समूह में सभी उच्च स्तरीय हस्तियां थीं और दर्शकों के बीच दूसरे मुख्य भूमि से भी कई उच्च स्तरीय कीमियागर मौजूद थे। इस समय चेन जियांग की हरकतों से वे सभी इतने डर गए थे कि उनकी बोलती बंद हो गई थी। कई कीमियागर अपनी कल्पना में भी एक साथ 2 कीमियागर भट्टियां चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फिर भी चेन जियांग उनकी आंखों के सामने ये कर रहा था। चेन जियांग के चौड़े और मजबूत कंधों को देखकर लियू मेंगे को मन ही मन गर्व महसूस हुआ। उसे चेन जियांग पर गर्व हो रहा था। चेन जियांग हमेशा ऐसे काम करता था जो दूसरों को आश्चर्यचकित कर देते थे, इसलिए वह उसकी हरकतों की आदी हो चुकी थी। चेन जियांग के इस कदम ने किंग्स मेनलैंड के लोगों पर अचानक एक बड़ा दबाव डाल दिया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग के पास सचमुच इतनी सारी पंचतत्वों वाली सच्ची मौलिक दान की जड़ी बूटियां होंगी। इसके अलावा वह पूरी तरह तैयार भी लग रहा था। उन्हें ये जानकर बहुत निराशा हुई कि जड़ी बूटियां पहले ही तैयार हो चुकी थीं। चेन जियांग के पास 5 तत्वों वाले सच्चे तत्वदान की जड़ी बूटियों के 100 से ज्यादा सेट थे। अगर यह जड़ी बूटियों की प्रतियोगिता होती तो वह निश्चित रूप से जीतता। जहां तक 2 भट्टियों को एक साथ चलाने की बात है, चेन जियांग ने इस विधि के बारे में लंबे समय से सोचा था, क्योंकि जब भी वह एक भट्टी से शोधन करता था तो उसे हमेशा लगता था कि यह आसान है और अन्य काम करने के लिए पर्याप्त जगह है, विशेष रूप से जब ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस जैसी उच्च स्तरीय भट्टी का उपयोग किया जाता है। अगर वह एक साथ 2 भट्टियों को चला पाता तो न केवल काम तेजी से होता, बल्कि वह पंच तत्वों के कई शुद्ध मौलिक दानों का शोधन भी कर पाता। इस तरह वह आधे साल में चरम अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ समय बचा सकता था। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस के अंदर सब कुछ व्यवस्थित था। वह पहले से ही जितना हो सकता था उतना कुशल था। हालांकि वह एक हाथ से आग की लपटें डाल रहा था, उसने काफी ज्वालाएं छोड़ी थीं। इसके अलावा ये स्वर्गीय सूर्य अग्नि थी, जो कीमिया के लिए एक उच्च श्रेणी की ज्वाला थी। मायावी तेजोमय भट्टी में भी उसने ज्वालाएं प्रज्वलित कर दी थीं। ज्वालाएं जड़ी बूटियों को भूनने लगीं, और जब जड़ी बूटियां जड़ी बूटियों द्वारा उचित रूप से भून गईं, तो वे दीप्तिमान पंचरंगी आभाएं पुनः प्रकट हुईं, जिन्होंने पूरे महल को एक सुंदर आभा से ढक दिया। इस बीच चेन जियांग भी अपने मन में दोनों रसायन भट्टियों का अनुकरण कर रहा था। यह उसके लिए एक तरह का अभ्यास भी था। यह उसके लिए शोधन अनुकरण तकनीक में निपुणता प्राप्त करने का एक प्रशिक्षण तरीका था। अगर वह ऐसा कर पाता तो उसकी शोधन अनुकरण तकनीक एक स्तर आगे बढ़ जाती। उसके स्तर पर यह पहले से ही बहुत कठिन मानी जा सकती थी। अगर चेन जियांग के पास मध्यम श्रेणी के गहन स्तर के दान के लिए जड़ी बूटियां होती तो वह जरूर इसे आजमाता। हालांकि उससे पहले उसे ये सुनिश्चित करना था कि उसकी दिव्य भावना एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई है, अन्यथा उस समय उसकी दिव्य भावना शोधन अनुकरण करने के लिए अपर्याप्त होगी और परिणाम भयानक होंगे। थोड़ी देर बाद चेन जियांग ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस का ढक्कन खोला और 10 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को बाहर निकाला, जिसने सभी को एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने वास्तव में सफलतापूर्वक शोधन किया था, जिससे सभी को लगा कि बहुत समय बीत चुका है। क्या उसने जड़ी बूटियां कुछ समय पहले ही नहीं रखी थीं? वू कैमिंग ने आश्चर्य से पूछा। अध्याय 0394 छोटी जीत। अध्याय 394 छोटी जीत। जब चेन जियांग ने बिना किसी रसायन भट्टी के 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत किया था तो ये पहले से ही तेज था, लेकिन जब उसने एक रसायन भट्टी का उपयोग किया तो यह और भी तेज हो गया। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस के अंदर और बाहर समय का प्रवाह अलग अलग था। फर्नेस के अंदर विभिन्न समय सारणी उत्कीर्ण थी। इसकी शोधन विधि अत्यंत गूढ़ थी। कुछ उच्च स्तरीय दानों को परिष्कृत करने में दसियों साल, यहाँ तक कि सैकड़ों साल लग जाते थे। केवल वही व्यक्ति जो समय बचाना चाहता था ऐसी कीमिया भट्टी बनाने के बारे में सोच सकता था।
हालांकि ऐसी कीमिया भट्टियां अत्यंत दुर्लभ थीं। केवल एक उच्च स्तरीय कीमियागर और एक उच्च स्तरीय शोधक के सहयोग से ही ऐसी भट्टी बनाई जा सकती थी। हालांकि सु मेयाओ के अनुसार ऐसी भट्टी एक व्यक्ति ही बना सकता था, लेकिन उसे कीमियागर और शोधक दोनों होना आवश्यक था। दर्शकों में से कई लोगों का मानना था कि अगर दोनों कीमिया भट्टियों को एक साथ चलाया जाए तो बेहतर नियंत्रण के लिए दोनों भट्टियों की गति एक जैसी होनी चाहिए। हालांकि उनकी धारणा के विपरीत चेन जियांग ऐसा नहीं मानते थे। वह सचमुच दोहरा काम कर रहे थे क्योंकि दोनों भट्टियों के अंदर की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। इस समय उन्होंने प्रसंस्कृत 5 तत्वों वाले सच्चे मौलिक डैन की जड़ी बूटियों का एक और डिब्बा निकाला और उन्हें ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर रख दिया, इससे पहले कि वे आग में डाल देते और डैन को परिष्कृत करना जारी रखते। अब किसी को भी चेन जियांग की जीत पर शक नहीं था। सबको पक्का यकीन था कि चेन जियांग ही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। जबकि दूसरे मुख्य भूमि के रईस मन ही मन खुशी से पागल हो रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि उस बुजुर्ग का रंग रूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वे राजा की मुख्य भूमि के पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहते थे और अब उन्हें बेरहमी से परास्त कर दिया गया था। इस तरह की मनोदशा की कल्पना आसानी से की जा सकती है। इस समय राजा की मुख्य भूमि के दिव्य सैन्य महल के उच्च स्तरीय लोग चेन जियांग को आमंत्रित करने पर पछता रहे थे। अगर चेन जियांग जीत जाता और यह खबर फैल जाती तो राजा की मुख्य भूमि का उपहास जरूर होता, क्योंकि राजा की मुख्य भूमि ने चेन जियांग की हार के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता की समय सीमा 3 घंटे थी और अब केवल 1 घंटा ही बीता था कि चेन जियांग ने पंचतत्वों के सच्चे मौलिक दान के 10 सेट परिष्कृत कर लिए थे, जो कुल मिलाकर 100 दान थे। संदर्भ मूल्य के अनुसार ये पहले से ही 100 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था। चेन जियांग की शुद्धि की गति पंचतत्व सत्य तत्व दान के 2 सेटों को एक साथ परिष्कृत करने से और भी तेज हो गई। 1 घंटे के बाद वह इस विधि में और भी निपुण हो गया और उसकी गति और भी तेज हो गई। चेन जियांग एक रसायन विद्या का दीवाना था, जो रसायन विद्या की गति और परिष्कृत डैन की मात्रा की सीमा का पालन करता था। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि डैन की गुणवत्ता बरकरार रहे। इस स्तर के कारण कई उच्च स्तरीय रसायनज्ञों को शर्मिंदगी महसूस होती थी। डीन गू, आपके यंग मार्शल अंकल की कोई पत्नी नहीं है ना? मेरी एक बेटी है, उसके प्राकृतिक गुण बहुत अच्छे हैं। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और गू डोंगचेन के पास गया। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा। गू डोंगचेन ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में सोचो भी मत। मेरे मार्शल अंकल की पहले से ही एक पत्नी है। इसके अलावा हे चेन जियांग की पत्नी जू शियान थी और पूर्वी समुद्र में उसकी भी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा थी। वह चेन जियांग से छोटी थी और उसके पास बहुत अच्छे प्राकृतिक गुण थे। इसके अलावा वह लियू मैंगर की प्रशिक्षु थी, इसलिए भविष्य में वह दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य पर अधिकार कर सकती है। और निश्चित रूप से गू डोंगचेन को ये भी पता था कि चेन जियांग लियू मैंगर के साथ स्थापित थी और लियू मैंगर की अन्य प्रशिक्षु लेंग युलान चेन जियांग की बहन थी। इसलिए वह जानता था कि चेन जियांग के पास महिलाओं की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि लियू मैंगर जैसी अद्वितीय सुंदरता को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था और स्वाभाविक रूप से चेन जियांग के लिए अन्य बकवास को पसंद करना बहुत मुश्किल होगा। 1 घंटे बाद चेन जियांग ने 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान के 15 सेटों को परिष्कृत कर लिया था, जबकि किंग्स मेनलैंड के 4 कीमियागर मिलकर भी उसके जितना परिष्कृत नहीं कर पाते। उनका कुल मूल्य और भी अधिक चेन जियांग से बहुत पीछे रह गया था। चेन जियांग ने मन ही मन ताना मारा। शुरू से ही ये लोग उसे करारी हार दिलाना चाहते थे, लेकिन अब किंग्स मेनलैंड के चारों रसायन शास्त्री सिर भी नहीं उठा सकते थे। चाहे संसाधनों की बात हो या रसायन शास्त्र की, वे चेन जियांग से कहीं ज्यादा कमजोर थे। प्रतियोगिता शुरू होते ही किंग्स मेनलैंड की हार पक्की हो चुकी थी। इस समय किंग्स मेनलैंड के ये कीमियागर एक और चेन जियांग की प्रतिभा से हैरान थे, तो दूसरी ओर उन्हें उम्मीद भी थी कि किंग्स मेनलैंड में भी ऐसी प्रतिभा हो सकती है। और बेशक उन्हें लग रहा था कि चाहे वे जीतें या हारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे पूरी तरह से हार चुके थे और वे पूरी तरह से आश्वस्त थे। शुरुआत में एल्डर के माथे पर जो तनाव था वह अब गायब हो चुका था और वह अपने मूल रूप में वापस आ गया था। चेन जियांग को पंचतत्वों के सच्चे मौलिक दान के एक के बाद एक सेटों को परिष्कृत करते देखकर उसका दिल पहले ही सुन्न हो चुका था। बहुत जल्द 3 घंटे बीत गए। सभी को ऐसा नहीं लगा कि बहुत समय बीत गया है, क्योंकि चेन जियांग को डैन परिष्कृत करते देख उन्हें संतुष्टि मिल रही थी, खासकर जब वह एक के बाद एक 5 तत्वों वाले सच्चे मौलिक डैन निकाल रहा था। हालांकि वह उनके नहीं थे। अपने सामने रखे सैकड़ों 5 तत्व युक्त सच्चे मौलिक दान से भरे जेड बॉक्स को देखकर हुआ शियांग का आकर्षक और सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। इन 3 घंटों में चेन शियांग ने कुल 40 सेट तैयार किए थे, जिनमें से प्रत्येक सेट में 10 दान शामिल थे और वह एक बार भी असफल नहीं हुआ था। इस प्रकार कुल मिलाकर 405 तत्व युक्त सच्चे मौलिक दान तैयार हो गए थे। सभी दर्शकों ने पहली बार इतने सारे 5 तत्व युक्त सच्चे मौलिक दान देखे। हालांकि ये दान पारदर्शी थे, फिर भी एक पूरा जेड बॉक्स पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। चेन जियांग के कीमिया कौशल से तो सभी हैरान थे ही, उसके पास मौजूद संसाधनों को देखकर भी वे हैरान थे। हर कोई यह सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा था कि आखिर उसे इतनी सारी जड़ी बूटियां कहाँ से मिलीं। तुम जीत गए, ये तुम्हारा इनाम है। बड़े ने पास आकर चेन जियांग को 2 जेड बॉक्स दिए। एक जेड बॉक्स में सफेद जेड कमल का बीज था, जबकि दूसरे में 5 तत्व गहन दान था। यह एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तरीय दान था, जो 5 तत्व सच्चे तत्व दान से कई गुना कीमती था।
अगर चेन जियांग अपने द्वारा परिष्कृत किए गए सभी पंच तत्व सच्चे तत्व दान बेच भी देता तो भी वह उन्हें पंच तत्व गहन दान से नहीं बदल सकता था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पुरस्कार स्वीकार किया। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद किंग्स मेनलैंड ने बिना किसी निर्णय पर पुनर्विचार किए सीधे सीधे पुरस्कार दे दिया, जिससे चेन जियांग आश्चर्यचकित रह गया। हुआ जियांग युए ने जैड का डिब्बा चेन जियांग को सौंप दिया, जिसके अंदर चेन जियांग के पंच तत्व सच्चे मौलिक दान थे, जिन्हें देखकर कई उद्योगपति ईर्ष्या करते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन चीजों से मैं आधे साल में चरम अवस्था में प्रवेश कर पाऊंगा। सच कहूं तो मुझे वाकई भाग्य का फल चाहिए, चेन जियांग मुस्कुराते हुए बोला। जहां तक चेन जियांग का सवाल है, ये कीमिया प्रतियोगिता एक छोटी सी जीत मात्र थी। सच कहूं तो मुझे भी उम्मीद है कि तुम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग ले सकोगे। उस समय मेरे राजाओं की मुख्य भूमि तुम्हारा स्वागत जरूर करेगी, बुजुर्ग ने कहा। चेन जियांग पहले ही एक बार जीत चुका था, इसलिए वे बदला लेना चाहते थे, लेकिन चेन जियांग ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। चेन जियांग के एक्सट्रीम स्टेट में प्रवेश करने के बाद भी किंग्स मेनलैंड को पूरा भरोसा था कि वे चेन जियांग को करारी शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी, कोई कीमिया प्रतियोगिता नहीं। इसके अलावा कीमिया प्रतियोगिता तो कुछ खास नहीं थी, उसमें कई और कारक भी शामिल थे। पंच तत्व गहन दान प्राप्त करने और इतने सारे पंच तत्व सच्चे तात्विक दान को परिष्कृत करने के बाद शायद चेन जियांग सचमुच आधे साल में चरम अवस्था में प्रवेश कर सकता था। इस समय सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनके मुख्य भूभाग के उत्कृष्ट शिष्यों को करारी हार का सामना करना पड़ा था और वे गंभीर रूप से घायल होकर लौटे थे। राजा के मुख्य भूभाग के वे मार्शल आर्टिस्ट, जिनके पास राजा की नस थी, निश्चित रूप से कई मुख्य भूभागों के मार्शल आर्टिस्टों को सिर उठाने में असमर्थ बना देते थे। बहुत जल्द चेन जियांग की कीमिया प्रतियोगिता जीतने की खबर पूरे चरम मार्शल संप्रदाय में फैल गई। उनमें से कई, जिन्हें किंग्स मेनलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, खुशी से झूम उठे। कम से कम किंग्स मेनलैंड वास्तव में इतना दुर्जय तो नहीं था, फिर भी कोई तो था जो उन पर दबाव डाल सकता था, हालांकि वह सिर्फ कीमिया में ही था। चेन जियांग के चरम मार्शल संप्रदाय में वापस लौटने के बाद उन्होंने तुरंत बंद कमरे में साधना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। कई लोगों को ये भी पता चला कि चेन जियांग आधे साल में चरम अवस्था पर अपना प्रभाव डालना चाहता था और राजा की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेकर फिर से प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता था। इस दौरान कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए किंग्स मेनलैंड भी गए, लेकिन अपार शक्ति के आगे किस्मत भी कुछ नहीं कर पाए। जो लोग गए वे भी भारी चोटों के साथ लौटे। किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में भाग लेने वाले पहले के किसी भी मार्शल आर्टिस्ट ने उच्च रैंकिंग में प्रवेश नहीं किया। हालांकि वे कुछ समय तक टिके रहे, फिर भी अंततः किंग्स मेनलैंड के किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्टों ने उन्हें हरा दिया। अध्याय 0395 हुआंग जिनटियन का कार्यक्रम। अध्याय 395 हुआंग जिनटियन का कार्यक्रम। इस समय जब चेन जियांग रसायन विद्या का अभ्यास कर रहे थे, वे एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद उनके लिए भी यह कहना मुश्किल था कि वे क्या महसूस कर रहे थे। इस अवस्था में प्रवेश करते ही वे रसायन विद्या में और भी निपुण हो गए, मानो वे किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर गए हों जहां केवल रसायन विद्या ही व्याप्त थी और बाहरी दुनिया का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आकाश और पृथ्वी के बीच केवल वे और उनकी रसायन विद्या की भट्टी ही थी। यह निस्वार्थ अवस्था होनी चाहिए, जिसके दौरान आपके मन में केवल रसायन विद्या का ही चिंतन होता है। ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है, सू मियाओ ने आश्चर्य से कहा। प्रतियोगिता के दौरान जब चेन जियांग अपनी क्षमता के अनुसार डेंस को परिष्कृत कर रहा था, तो उसने एक साथ 2 रसायन भट्टियां चलाकर 3 घंटे में जड़ी बूटियों के 40 सेट परिष्कृत कर लिए। और अब पहले की तरह वह डेंस को परिष्कृत करने के लिए एक साथ 2 रसायन भट्टियों का इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि उसकी गति बहुत धीमी थी। किंग्स मेनलैंड की कीमिया प्रतियोगिता के दौरान उसने 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान के कुल 40 सेटों को परिष्कृत किया, जिससे उसके पास 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान के 60 सेट बचे, जिन्हें उसने सिर्फ एक दिन में पूरा कर लिया। कुल 1000 दान, और वह एक बार भी असफल नहीं हुआ। इसके अलावा हर बार जब वह जड़ी बूटियों का एक समूह परिष्कृत करता, तो वह निस्वार्थ अवस्था में प्रवेश कर जाता। इस अवस्था में उसके मन में केवल निरंतर कीमियागिरी चलती रहती और कीमिया भट्टी उसके रक्तमांस से जुड़ी हुई प्रतीत होती, जिससे वह कीमिया भट्टी के अंदर की स्थिति को नियंत्रित करने में और भी अधिक कुशल हो जाता। इस समय चेन जियांग बस यही चाहता था कि अपने समय का सदुपयोग करे और इन 1000 पंचतत्वों के सच्चे तत्व दानों को पचा ले। बेशक अगर वह इन्हें बेच देता तो जरूर खूब पैसा कमा लेता। वह बूढ़े पागल के पास गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आधे साल में चरम अवस्था में प्रवेश कर सकता है, गु डोंगचेन ने वू कैमिंग से कहा, जो उसके बगल में खड़ा था। मुझे सचमुच उसके धैर्य की प्रशंसा करनी होगी। वह वास्तव में उस बूढ़े पागल की यातना को सहन करने में सक्षम है, वू कैमिंग ने भावुक होकर कहा। वह एक छोटा पागल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बूढ़े पागल से नहीं डरेगा। गु डोंगचेन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। ऐसा पहले ही 2-3 बार हो चुका था जब चेन जियांग 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दानों की एक बड़ी टोकरी लेकर उसकी तलाश में आया था। इस प्रकार हुआंग जिनटियन पहले ही सुन्न हो चुका था। वह अब छोटी चीजों पर आश्चर्यचकित नहीं होता था। जब चेन जियांग ने किंग्स मेनलैंड की प्रतियोगिता के बारे में सुना, तो हुआंग जिनटियन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आधा साल थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। पहले 5 तत्व गहन दान मत लो,
इसे आखिरी के लिए छोड़ दो जब तुम चरम अवस्था पर प्रभाव डालने वाले हो। चरम अवस्था का पहला चरण आत्मा युद्ध क्षेत्र था, जिसमें मार्शल कलाकार मुख्यतः अपनी दिव्य भावना का विकास करते थे। और जहां तक चेन जियांग का सवाल था, उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसके पास दिव्य आत्मा थी जो उसकी दिव्य भावना को शीघ्रता से तथाकथित चरम सीमा तक पहुंचा सकती थी। आपकी दिव्य भावना बहुत शक्तिशाली है। जब तक आप सच्चे मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर सकते हैं और आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है, तब तक आपके लिए चरम अवस्था में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जब आप आत्मिक मार्शल दायरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी शक्तिशाली दिव्य भावना को आपके शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई का पूरक होना चाहिए, ताकि आप उच्च स्तरीय द्वार खोल सकें। उस समय आपकी आत्मा और मार्शल आर्ट परस्पर एक हो जाएंगे और ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा द्वार से बाहर निकलकर आपके शरीर और चेतना में प्रवेश करेगी। इसीलिए एक चरम अवस्था का मार्शल कलाकार एक सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि अपनी सफलता के दौरान वह बहुत प्रबल शक्ति प्राप्त कर लेता है। हुआंग जिनतियन भी चेन जियांग के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा था। निश्चित रूप से वह अपने प्रशिक्षु को राजा की मुख्य भूमि में शानदार प्रदर्शन करवाना चाहता था, क्योंकि अब चेन जियांग के युद्ध अभ्यास को हथियाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। इसलिए चेन जियांग उसके जैसा नहीं बन पाएगा। मास्टर, चूंकि अब आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए अब आप ये जगह छोड़ सकते हैं। चेन जियांग ने कहा, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से लंबे समय के लिए चला गया तो मुझे आसानी से खोज लिया जाएगा। मुझे तुम्हारे स्वामी को स्वर्गलोक में होना चाहिए। हालांकि अभी मैं वहां नहीं जाना चाहता। फिलहाल मैं नश्वर संसार में अजेय हूँ, लेकिन वहां जाते ही मैं एक तुच्छ व्यक्ति बन जाऊंगा और मुझे ये पसंद नहीं है। हुआंग जिनतियन ने कहा, गुरुजी, क्या आप जिंदगी भर यहीं छिपकर बूढ़े होना चाहते हैं? चेन जियांग कुछ अवाक रह गया हुआंग जिनतियन को देखकर, जिसे कभी सूरज और आसमान देखने का मौका नहीं मिला। चेन जियांग मन ही मन दुखी हुआ। हे बच्चे, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बुढ़ापे से नहीं मरूंगा। मेरी ताकत स्वर्गीय क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बराबर होनी चाहिए और अभी भी बढ़ सकती है। वर्तमान में रहस्यमय क्षेत्र में भी ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुरक्षित रूप से बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ रहकर मैं चरम मार्शल संप्रदाय का विकास जारी रख सकता हूँ। मैं कई लोगों को उनके निर्वाण संकट को सुरक्षित रूप से पार करने में मदद कर सकता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं न होता तो लिटिल बाल्ज और बाकी लोग अपने निर्वाण संकट के कारण पहले ही बेकार हो गए होते। हुआंग जिनतियन हंस पड़ा। हुआंग जिनतियन में निर्वाण संकट की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी, जिससे अन्य लोग पहले से ही तैयारी कर सकते थे और उन्हें अपने संकटों को सुरक्षित रूप से पार करने का आश्वासन मिल जाता था। वह वास्तव में नश्वर संसार में एक स्वर्ग विरोधी व्यक्ति थे, जिनकी भविष्यवाणियां असंदिग्ध थीं। छोटे बच्चे, भविष्य में जब तुम्हारी औरतों या तुम्हारे प्रशिक्षुओं को अपनी मुश्किलों से पार पाना होगा तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आ सकते हो। और अगर तुम भविष्य में एक जबरदस्त कीमियागर बन गए तो तुम इस बूढ़े को कुछ अमर दान दे सकते हो। मेरे पास अनंत जीवन है और इस जगह पर मैं धीरे धीरे शक्ति संचित कर सकता हूँ। मत भूलना, मेरे पास भी यिन और यांग नसें हैं। हुआंग जिनतियन पागलों जैसी हंसी में फूट पड़ा। ध्यान से सोचने पर चेन जियांग को लगा कि यह सही ही है। भविष्य में उसे निर्वाण क्लेश पार करना होगा और साथ में जू शियान लेंग युलान उसके प्रशिक्षु और दोस्त भी होंगे। उस समय वह हुआंग जिनतियन से मदद मांग सकता था। क्या स्वर्गीय स्तर का दान गुरु के लिए उपयोगी है? जब तक मैं चरम अवस्था में प्रवेश कर सकता हूँ और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे भाग्य का फल मिल सकता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। भविष्य में वह अमर दानों को परिष्कृत कर सकता था और निश्चित रूप से वह अपने गुरु को नहीं भूलने वाला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वांग क्वान का भाग्य का फल इतने लंबे समय बाद भी यहाँ मौजूद होगा। अगर तुम सचमुच चरम अवस्था में पहुंच सकते हो तो शायद अतीत में अर्जित भाग्य का फल तुम आसानी से ले लोगे। हुआंग जिनतियान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने पूछा, क्या उस बुजुर्ग का नाम वांग क्वान है? गुरुजी, क्या आप उन्हें जानते हैं? हुआंग जिनतियन हंसते हुए बोला, बेशक, मैं उसे जानता हूँ। वह ऐसा आदमी है जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी सामान्य सौम्यता पर मत जाए। जब वह निर्दयी हो जाता है तो वह एक पागल सनकी बन जाता है। अतीत में वह मेरा सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हुआ करता था। जब मैं अपनी 8वीं निर्वाण परीक्षा से गुजर रहा था तब हम दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई थी। चेन जियांग ने जल्दी से पूछा, तो अंत में कौन जीता? हुआंग जिनतियन जोर से हंसा और बोला, जाहिर है वो तुम्हारे टीचर ही थे। मैंने उनके पूरे दांत तोड़ दिए थे। बेशक वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान हुआ करते थे, लेकिन मैंने उनके बदबूदार चेहरे को कुचलकर सुअर बना दिया था। हा हा हा। हुआंग जिनतियन एक बार फिर पागलों की तरह हंसने लगा। क्या वह राजाओं की मुख्य भूमि का सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार है? ऐसा लगता है कि दिव्य मार्शल पैलेस में उसका कोई पद है। चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। यह सही है, इसमें मानव राजा का सबसे शुद्ध रक्त है। उसने मुझसे पहले अपना 8वां निर्वाण क्लेश पार कर लिया था। बेशक उसे नश्वर संसार का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जाता था। हालांकि बाद में यह उपाधि मैंने छीन ली थी, इसलिए वह मुझसे नफरत करता है। हालांकि यह आदमी अभी भी 8वें निर्वाण क्लेश में है। ऐसा लगता है कि उसने 9वें क्लेश का सामना करने की हिम्मत नहीं की। हा हा हा। आपके महान वरिष्ठ भाई, मेरे प्रशिक्षु बहुत पहले ही स्वर्गलोक में चले गए थे और अब मेरे महान प्रशिक्षु लिटिल फेदरहेड ने भी 8वां निर्वाण क्लेश पार कर लिया है। लिटिल फेदरहेड को देखकर उस आदमी को जरूर शर्मिंदगी महसूस हुई होगी।
निर्वाण का नवम क्लेश सभी निर्वाण क्लेशों में सबसे भयानक था। कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ इसी क्लेश में मारे गए। अगर मैं सही हूँ तो भाग्य का फल उसके कुछ प्रशिक्षुओं के लिए पुरस्कार होना चाहिए। यही एकमात्र कारण है कि यह राजाओं की युद्ध कला सभा आयोजित की जा रही है। मुझे लगता है उसका सबसे शक्तिशाली प्रशिक्षु अतीत में किसी समय उनके निर्वाण संकट के दौरान मारा गया होगा। उसे हाल ही में अपने वर्तमान प्रशिक्षुओं को ले जाना चाहिए था। हुआंग जिनतियन ने अनुमान लगाया। हुआंग जिनतियन की निर्वाण क्लेश की भविष्यवाणी करने की क्षमता के बिना निर्वाण क्लेश को सुरक्षित रूप से पार करना वास्तव में बहुत कठिन था। बच्चे, तुम पूरी लगन से प्रशिक्षण लो। तुम्हारा गुरु नश्वर संसार का सबसे शक्तिशाली साधक है और मैं शक्तिशाली विशेषज्ञों का एक समूह भी तैयार कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी योजना सोच ली है। अब हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, ये पिछली बार से थोड़ा ज्यादा क्रूर होगा, हुआंग जिनतियन ने कहा। बहुत जल्द निषिद्ध क्षेत्र की गहराई चेंजियांग की खून जमा देने वाली चीखों से गूंज उठी। अध्याय 396 सत्ता का प्रदान होना। राजा की मुख्य भूमि के वे मार्शल कलाकार जिनके पास राजा की नस थी पूरे नश्वर मार्शल जगत में पहले से ही प्रसिद्ध थे। हालांकि सभी जानते थे कि राजा की मार्शल आर्ट सभा में भाग लेने से उन्हें गंभीर चोटें लग सकती थीं। फिर भी मार्शल आर्ट का पंजीकरण जारी रहा। आखिरकार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला हर व्यक्ति मुख्य भूमि के सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को चुनौती देना चाहता था। साथ ही वे अपनी ताकत का परीक्षण भी कर सकते थे। बेशक कुछ ऐसे भी थे जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। अगर वे फाइनल तक पहुंच जाते तो उन्हें थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती। 5 महीने बीत चुके थे और सभी लोग चेंजियांग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन शुरू से अंत तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। गू डोंगचेन और वू काइमिंग भी उस गड्ढे के पास ही थे और वे चेंजियांग की दिल दहला देने वाली चीखें सुन सकते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि चेंजियांग हर दिन सबसे कठोर और क्रूर प्रशिक्षण से गुजर रहा था। निषिद्ध क्षेत्र में 5 महीने बिताने के बाद चेंजियांग ने सभी 5 तत्वों के सच्चे तत्व दान पूरे कर लिए थे। हालांकि वह केवल 480 सच्चे तत्व कणों को ही प्रकाशित कर पाया। 500 कणों को प्रकाशित करने के बाद ही वह उस द्वार को खोलने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर पाएगा जो उसे चरम अवस्था तक ले जाएगा, और उस द्वार में प्रवेश करने के बाद ही वह अपने विभिन्न पहलुओं को चरम अवस्था तक विकसित कर पाएगा। आखिरकार पंचतत्व गहन दान लेने का समय आ गया है। तुम बस एक कदम दूर हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे। हुआंग जिनतियन ने एक लंबी सांस ली। चेंजियांग की प्रगति की गति ने उसे पहले ही काफी आश्चर्यचकित कर दिया था। चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद चेंजियांग एक बार फिर गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव करेगा और उस समय वह बहुत अधिक मजबूत होगा। अब तक चेंजियांग ने अपनी सच्ची क्यूई को बहुत संकुचित कर लिया था। इसके अलावा लगातार संपीड़न के बाद उसकी सच्ची क्यूई और भी सघन हो गई थी। उदाहरण के लिए, जब वह अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तो उसे एक घर के आकार की सच्ची ची को चावल के दाने के आकार में संपीड़ित करना था और तभी वह एक सच्चे तत्व के दाने को प्रकाशित कर पाता। हालांकि अब उसे पहाड़ के आकार की सच्ची ची को चावल के दाने के आकार में संपीड़ित करने की आवश्यकता थी, और निरंतर संपीड़न के कारण उसकी सच्ची ची बहुत अधिक शुद्ध हो गई थी। उसके अंदर की सभी अशुद्धियां निचोड़ ली गई थीं। इसके बाद जब उसे मुक्त किया जाता तो वह और भी भयानक विस्फोटक शक्ति के साथ फट पड़ती। अपने स्तर में उन्नति के साथ साथ उसे और भी अधिक सच्ची क्यूई को संपीड़ित करने की आवश्यकता थी। वर्तमान में ये पहले से ही बहुत अधिक था, और भविष्य में जब वह निर्वाण क्षेत्र में पहुंचेगा तो यह निश्चित रूप से बहुत भयावह होगा। जब तक आप चरम द्वार खोलते हैं तब तक आपको लगभग अनंत मात्रा में सच्ची ची प्राप्त होगी। उस समय आपको उस शक्ति को आत्मसात करना होगा, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। चेंजियांग ने सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, ये सच्ची ऊर्जा कहाँ से आती है? मेरे पास इतनी सच्ची ऊर्जा नहीं है। हे, यह मार्शल आर्ट के माध्यम से प्राप्त होता है। ये बहुत ही रहस्यमय है। मैंने ये भी सुना है कि मार्शल आर्ट के माध्यम से हर बार जब कोई मार्शल कलाकार आगे बढ़ता है तो उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि जब आप सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप बहुत कमजोर होते हैं और इसलिए इसे महसूस नहीं कर पाते। हुआंग जिनतियन रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला। चेंजियांग को इस बारे में जरा भी संदेह नहीं था। अब तक हुआंग जिनतियन ने उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से घायल कर दिया था और उसके शरीर की सारी सच्ची क्यूई भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। जब उन्होंने पंचतत्व गहन दान ग्रहण किया तो दान तुरंत उनके शरीर के अंदर पिघल गया। पहले जब उन्होंने पंचतत्वों के सच्चे दान ग्रहण किए थे तो उनकी शक्ति एक छोटी सी नदी की तरह थी जो उनके शरीर से होकर बहती थी, लेकिन अब जब उन्होंने पंचतत्व गहन दान ग्रहण किया तो यह एक विशाल नदी की तरह थी जिसके अंदर आश्चर्यजनक मात्रा में शुद्ध ऊर्जा संग्रहित थी जो उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रहार करते हुए अशांत रूप से बह रही थी। आज उसने जो पंचतत्व गहन दान लिया था वह पहले वाले दान से बिल्कुल अलग था। पिछली बार जब उसने काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में पंचतत्व गहन दान प्राप्त किया था तो वह बस एक बेकार दान था, जबकि अब वाला दान उच्च गुणवत्ता का था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। पहले वह केवल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही पंचतत्वों के सच्चे तत्व दान लेता था। उस समय उनकी शक्ति उसके शरीर में बिना किसी शोधन के ही फैल जाती थी।
हालांकि अब उस अनंत ऊर्जा को पचाने के लिए उसके पास ताई ची वशीकरण ड्रैगन अभ्यास के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच्ची ची की एक बड़ी मात्रा लगातार उसके दांतियन में उमड़ती रही और बाद में शुद्ध होकर उसकी अपनी सच्ची ची में परिवर्तित हो गई और 5 पशु रूपों के भीतर सच्चे तत्व कणों में संकुचित हो गई। 5 तत्वों से परिपूर्ण दान सूर्य के समान था। उसके दांतियन में आग का एक विशाल गोला था जो लगातार हर दिशा में ऊर्जा फेंक रहा था, जिससे ऊर्जा का तूफान उठ रहा था। ये काफी चौंकाने वाला था। यह उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय दान के योग्य है। अगर यह बदमाश पहले की तरह टोकरी दर टोकरी इसे शुद्ध कर सके तो जब त्रिलोकों का महायुद्ध शुरू होगा तो ये राक्षस और शैतान बस लावा में बदल जाएंगे। हुआंग जिनतियन ने कहा। जाहिर है उसे एहसास हो गया था कि चेन जियांग में ढेर सारी आत्मा जड़ी बूटियों के विकास को तेज करने की क्षमता है और उसे शक था कि इसका सारा श्रेय चेन जियांग द्वारा जमाए गए सुनहरे तरल पदार्थ को हो सकता है। ये चेन जियांग का राज था और अगर चेन जियांग इसके बारे में बात नहीं करना चाहता तो हुआंग जिनतियन भी नहीं पूछता। हुआंग जिनतियन की तरह जिसके भी कई राज थे और हालांकि चेन जियांग उत्सुक था, उसने भी उससे नहीं पूछा। 10 दिन बाद हुआंग जिनतियन ने हंसते हुए कहा, लगता है उसने अपनी सच्ची क्यूई को पहले ही दबा लिया था। खुशकिस्मती से इस बच्चे का शरीर काफी मजबूत है, इसलिए वह इतनी जल्दी शक्ति को पचा पाया, वरना इसमें कम से कम आधा महीना लग जाता। चेन जियांग को समय बीतने का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। वह तो बस पागलपन में 5 दिव्य पशु रूपों में सच्ची क्यूई को संपीड़ित कर रहा था और उन धुंधले सच्चे तत्व कणों को प्रकाशित कर रहा था। अनजाने में उसने 5 तत्वों के गहन दान द्वारा प्रदान की गई अपार ऊर्जा को 20 सच्चे तत्व कणों में जमा दिया था। वर्तमान में उसने प्रत्येक 5 पशु रूपों में कुल 100 सच्चे तत्व कणों को प्रकाशित कर दिया था। अब उसके पास रहस्यमय चरम द्वार खोलने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। अचानक चेन जियांग का शरीर कांपने लगा और उसके शरीर से 5 रंगों की चमक निकलने लगी, जिसे देखकर हुआंग जिनतियन ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। जब उसके बड़े भाई ने तोड़कर अंदर प्रवेश किया था, उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा चमकीला है। हुआंग जिनतियन ने ऊपर देखा। पहले जो गहरा और अंधेरा सिंखोल था वह अब चेन जियांग से निकल रही 5 रंगों वाली चमक से जगमगा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फव्वारा जमीन से हवा में ऊपर की ओर फूट रहा हो। वू डोंगचेन और वू काइमिंग को जब यह एहसास हुआ तो वे जल्दी से वहां पहुंचे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर, जहां 5 रंगों वाली चमक किसी ज्वालामुखी विस्फोट की तरह सिंखोल से निकल रही थी, वे दोनों दंग रह गए। उन्हें जल्द ही अंदाजा हो गया कि चेन जियांग चरम अवस्था में कदम रख रहा है, क्योंकि ये दृश्य उस दृश्य से बहुत मिलता जुलता था जब उन्होंने अपने गुरु को एक बड़े क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते देखा था। चेन जियांग जो कुछ भी हो रहा था उससे बिल्कुल बेखबर था। जब उसने 500 सच्चे तत्व कणों को प्रकाशित कर दिया तो उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य भावना अचानक उभरी और उसकी सच्ची क्यूई के साथ मिलकर एक अत्यंत विचित्र ऊर्जा में विलीन हो गई। इसके बाद उसके डेंटियन के अंदर एक विस्फोट हुआ, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे बस ऐसा लगा जैसे उसके डेंटियन के भीतर एक विशाल दुनिया प्रकट हो गई हो, जहां एक सुनहरा द्वार खुल गया हो और उस द्वार से अनंत ऊर्जा फूटकर उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई हो। इस ऊर्जा को महसूस करते ही उसने अवचेतन रूप से ताई ची वशीकरण ड्रैगन अभ्यास शुरू कर दिया और पागलपन की हद तक संपीड़न शुरू कर दिया। इस समय सच्ची क्यूई के संपीड़न की गति वास्तव में अतुलनीय रूप से तेज थी और यह ऊर्जा बहुत कोमल भी थी, जिससे वह इसे 5 पशु रूपों के भीतर सच्चे तत्व कणों में बहुत आसानी से संपीड़ित कर सका। चेन जियांग से जब 5 रंगों वाली एक चौंकाने वाली चमक निकली तो उसने एक विचित्र और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं चला और 5 रंगों वाली चमक चेन जियांग के शरीर में प्रवेश कर गई। जल्द ही ये छोटा पागल पूरी नश्वर मार्शल दुनिया को उलट पुलट कर देगा। हे देखते हैं, इंतजार करते हैं। एक तरफ हुआंग जिनटेन हंस रहा था तो दूसरी तरफ वह एक विशालकाय गाय को पकाने लगा। चेन जियांग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट से मिलने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी और लगातार प्रवाहित होती रहेगी। इसके अलावा यह ऊर्जा बहुत आसानी से उसकी अपनी ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, मानो वह मूल रूप से उसकी ही थी और अब उसे वापस मिल रही हो। अध्याय 0397 चरम अवस्था। अध्याय 397 चरम अवस्था। वू डोंगचेन और वू काइमिंग निषिद्ध क्षेत्र में सिंखोल के किनारे पर आगे पीछे चलते रहे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। पंजीकरण की अंतिम तिथि में बस 3 दिन बाकी थे और वे जानते थे कि चेन जियांग पहले ही एक बहुत ही कठिन पहाड़ी पार कर चुका है और उसे चरम अवस्था में प्रवेश कर जाना चाहिए था। हालांकि वह अभी तक बाहर नहीं आया था। इस समय चेन जियांग मार्शल आर्ट से प्राप्त शक्ति को बेतहाशा अवशोषित कर रहा था और 20 दिन बीत चुके थे, लेकिन वह अभी भी उस शक्ति को अवशोषित नहीं कर पाया था। जाहिर है ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। 2 दिन और बीत गए, फिर भी वू डोंगचेन और वू काइमिंग नहीं गए। इस समय रात काफी हो चुकी थी। घने काले आसमान में मनमोहक चमक दिखाई दे रही थी। साथ ही आसमान में एक चमकीला चांद भी था जो अपनी चांदनी से पूरे आसमान को नहला रहा था। वू डोंगचेन, जो उस समय घास पर लेटा हुआ खूबसूरत तारों भरे आकाश को निहार रहा था, अचानक सिंखोल के अंदर गूंजती एक दहाड़ सुनाई दी। ये चेन जियांग की एक लंबी दहाड़ थी जो इतनी ऊर्जा से भरी हुई थी मानो ध्वनि तरंगों में कोई बहुत ही भयानक शक्ति हो और हवा में लहरें उठ रही हों, जबकि सिंखोल के अंदर जमीन सचमुच हल्की सी हिल रही थी। चेन जियांग की उत्साहित दहाड़ सुनकर वू डोंगचेन और वू काइमिंग भी उत्साहित हो गए। उसकी दहाड़ से उन्हें यकीन हो गया कि चेन जियांग चरम अवस्था में पहुंच गया है।
चेन जियांग ने आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने शरीर की भयानक शक्ति को बाहर निकाला और दहाड़ने के बाद एक पागलों जैसी उबकाई वाली हंसी निकली। उसकी हंसी सुनकर हुआंग जिनतियन भी पागलों जैसी हंसी हंस पड़ा। जबकि जब वू काइमिंग और गू डोंगचेन ने उनकी बातें सुनी तो उन्हें भयंकर सिरदर्द होने लगा। वे जानते थे कि अगर चेन जियांग कभी पागल हो गया तो बहुत मुमकिन है कि उसे पूरी नश्वर मार्शल दुनिया को उलट पुलट करने में ज्यादा समय न लगे। अरे वह ऊर्जा सचमुच बहुत ज्यादा थी। मूल रूप से चेन जियांग ने अपने डेंटियन में केवल 500 सच्चे तत्व कणों को ही प्रज्वलित किया था, लेकिन मार्शल आर्ट द्वारा प्राप्त शक्ति को आत्मसात करने के बाद उसके पास वास्तव में 5000 कण हो गए। हालांकि यह पहले से 10 गुना था, लेकिन उसकी शक्ति का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि इसमें 10 गुना वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत ये बहुत बहुत अधिक था, क्योंकि वह जितने अधिक सच्चे तत्व कणों को प्रज्वलित करने का प्रयास करेगा यह उतना ही कठिन होगा और उसे जितनी सच्ची क्यूई को संपीड़ित करने की आवश्यकता होगी वह उतनी ही अधिक होगी। दूसरे शब्दों में वह जितना अधिक सच्चे तत्व कणों को जमाएगा उसे उतनी ही अधिक सच्ची क्यूई की आवश्यकता होगी। हे अब तुम समझ गए। चूंकि तुम 5 तत्वों की सच्ची ची की साधना कर रहे हो, इसलिए तुम्हें दूसरों की तुलना में 5 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हुई। इस मामले में तुम्हें राजा की शिरा वाले लोगों पर बढ़त हासिल है। खासकर साधना पथ पर जितना आगे बढ़ोगे तुम्हें एक साथ कई गुणों वाली सच्ची ची की साधना के फायदे मिलेंगे। हुआन जिनतियन ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और एक लंबी गहरी सांस ली। फिर पूछा, पंजीकरण की समय सीमा तक कितना समय बचा है? शायद 1-2 दिन। भविष्य में आपको कुछ समय इसी अवस्था में रहना चाहिए। आपकी दिव्य अनुभूति स्वयं बहुत प्रबल है। आपकी शुरुआत बहुत ऊंची थी, इसलिए चरम अवस्था में आपकी दिव्य अनुभूति भी बहुत ऊंची हो सकती है। हो सकता है किसी दिन जब आप अपनी दिव्य अनुभूति को विकसित कर रहे हों तो एक अजीब चीज का निर्माण हो। वह अजीब चीज ही तथाकथित मार्शल सोल होगी। मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि तब तक आप इसे स्वयं समझ जाएंगे। हुआंग जिनतियन ने प्रोत्साहित किया। हालांकि मेरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उपयोग करने से आपकी नींव मजबूत हुई है, फिर भी यह अपर्याप्त है क्योंकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। इसलिए आपको इस स्तर पर लंबे समय तक बने रहना होगा। चेन जियांग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। तो फिर जल्दी से बाहर निकलो। हुआंग जिनतियन की आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि चेन जियांग के पैरों से आग की 2 धाराएं फूट पड़ी, एक बेहद तेज गर्मी के साथ, जिससे एक प्रणोदन पैदा हुआ और चेन जियांग पलक झपकते ही आसमान में उछल गया। इस तरह वह हुआंग जिनतियन की लात से बच निकलने में कामयाब रहा। चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग की ज्वाला में वृद्धि सबसे स्पष्ट रूप से देखी गई, क्योंकि उसकी स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा केवल अधिक शक्तिशाली वास्तविक ची के साथ ही अधिक शक्तिशाली शक्ति को उजागर कर सकती थी। इस बच्चे के पंख सख्त हो गए हैं। हुआंग जिनतियन ने उपहास किया। गू डोंगचेन और वू काइमिंग को अचानक अपनी ओर आती हुई गर्मी का एक झोंका महसूस हुआ, जिसके बाद उन्होंने सिंखोल से अचानक एक ज्वलंत रोशनी निकलती देखी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया, उन्होंने चेन जियांग को देखा, जिसके पैर आग की लपटों में लिपटे हुए थे और उसके पैरों के नीचे से लगातार 2 लपटें निकल रही थीं, जिससे वह हवा में तैर रहा था। बेटे, जल्दी से नीचे उतरो, हमें जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ज्यादा समय नहीं बचा है। वू काइमिंग चिल्लाया। चेन जियांग को मजबूत होते देखकर वह मन ही मन उत्साहित हो गया। गू डोंगचेन खिलखिलाकर हंस पड़ा। जल्द ही हमें उन किंग्सवेन मार्शल आर्टिस्टों को मार खाते पिटते पैंट गीली करते हुए देखने को मिलेगा। अगर चेन जियांग को उसके 2 योद्धा भतीजों ने नहीं रोका होता तो वह वर्मिलियन बर्ड के अग्नि पंखों को आजमाकर देख लेता कि अब वे कितने बड़े हैं, क्योंकि सुमेयाओ ने उसे बताया था कि वह जितना ताकतवर होगा वे उतने ही बड़े होंगे। शायद वे 1000 ली तक फैल सकते थे, जबकि उन विशाल अग्नि पंखों को फड़फड़ाने से एक भयंकर तूफान भी उठ सकता था, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती। चेन जियांग ने आधा साल सिंखोल के अंदर बिताया था। बाहर आने पर उसने सबसे पहले नहाया, लेकिन उसके बाद सोया नहीं। चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद वह जोश और ऊर्जा से भरपूर था और मैदान में उतरने के लिए बेताब था। आधी रात के सन्नाटे में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ ही कभी कभी हंसी भी आ रही थी। अपने घर में आराम कर रही वू कियान अचानक इन आवाजों से जाग गई। इतने दिनों से वह भी चेन जियांग की वापसी का इंतजार कर रही थी। वह चेन जियांग को किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में चमकते देखना चाहती थी, और अब उसे पता चला कि चेन जियांग वापस आ गया है, और वह बहुत खुश भी लग रहा था, जिससे उसे यकीन हो गया कि वह चरम अवस्था में प्रवेश कर चुका है। ये सोचकर वू कियान ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि उसे पता था कि चेन जियांग और उसके बीच एक बार फिर एक बड़ा फासला आ गया है। उसने पहले ही तय कर लिया था कि राजाओं की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त होते ही वह एल्डर डैन द्वारा दिए गए नक्शे पर अंकित स्थान पर चली जाएगी। एल्डर डैन के अनुसार ये स्थान उसे और भी शक्तिशाली बना सकता है। चेन जियांग ने जल्दबाजी में एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण को छोड़ दिया और वू काइमिंग और गू डोंगचेन के साथ किंग्स मीनलैंड के लिए रवाना होने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर चल पड़ा, जहां वह किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट के लिए पंजीकरण करेगा। पंजीकरण के बाद एक स्पैरिंग टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद आप दूसरे राउंड में प्रवेश करेंगे। इस राउंड में आपको अंकों के अनुसार रैंकिंग दी जाएगी और केवल शीर्ष 50 को ही तीसरे राउंड में प्रवेश मिलेगा। चेन जियांग ने अधीरता से कहा, छोटे गंजे, ये किस तरह की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है? क्या यह मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता नहीं है? इसमें इतने सारे राउंड क्यों हैं? अरे नहीं, मुझे समझाने में बहुत आलस आ रहा है।
वैसे भी उस समय छोटे मार्शल अंकल समझ जाएंगे, वू काइमिंग ने कहा। वू काइमिंग चेनवू मुख्य भूमि पर पंजीकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। चेन जियांग की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उन्होंने चेन जियांग को एक विशाल युद्ध क्षेत्र में उतारा। युद्ध क्षेत्र इतना विशाल था कि चेन जियांग की वर्तमान दृष्टि के बावजूद भी वह वर्ग की सीमा का पता लगाने में असमर्थ था। इस समय पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा था, जिससे विशाल युद्ध क्षेत्र लाल रंग की आभा से सराबोर हो रहा था, जिससे एक अत्यंत मनोरम दृश्य बन गया था। चेन जियांग को पता चला कि इस युद्ध क्षेत्र में पहले भी कई लड़ाइयां लड़ी जा चुकी थीं और इसे अन्य मुख्य भूमियों के कई प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों के खून से भिगोया गया था। चेन जियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सचमुच चरम अवस्था में कदम रखोगे। खैर, ये तो अच्छी खबर है। अचानक एक बुजुर्ग प्रकट हुए। यह कोई और नहीं बल्कि वांग क्वान ही थे, जिनके दांत अतीत में हुआंग जिनतियन ने तोड़ दिए थे। वांग क्वान बहुत खुश था क्योंकि चेन जियांग राजा की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। अब उसके पास चेन जियांग को बेवकूफ बनाने का मौका था, क्योंकि उसे राजा की नस्ल वाले मार्शल कलाकारों पर पूरा भरोसा था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर चेन जियांग ताई चू ड्रैगन वशीकरण अभ्यास भी कर ले तो भी वह अपने शिष्य से बुरी तरह हार जाएगा। अध्याय 398 उबलने की शक्ति। अध्याय 398 उबलने की शक्ति। चेन जियांग के किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में नामांकन के लिए आखिरी दिन आने की बात जल्द ही दुनिया भर में फैल गई। यह वाकई सभी के लिए आश्चर्यजनक था और इसका मतलब ये भी था कि चेन जियांग चरम अवस्था में पहुंच गया था। पंजीकरण के बाद द्वंद्व परीक्षण हुआ, जिसके माध्यम से ही प्रतिभागी प्रारंभिक दौर में प्रवेश कर सकता था। अब चेन जियांग चरम अवस्था में प्रवेश कर चुका था और सबसे पहले उसे अपनी दिव्य भावना को चरम तक विकसित करना था। और यदि वह दिव्य भावना विकसित करना चाहता है तो उसे अपने शरीर के माध्यम से ऐसा करना होगा, और इसीलिए इस अवस्था को आत्मिक मार्शल क्षेत्र भी कहा जाता था। आत्मा मार्शल क्षेत्र चरम अवस्था की पहली अवस्था थी, जिसे आगे प्रारंभिक अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और अंतिम अवस्था में विभाजित किया गया था। चेन जियांग अब आत्मा मार्शल क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, जो चरम अवस्था का सबसे निचला स्तर था। अगर वह मध्यवर्ती अवस्था में प्रवेश करता तो उसे मार्शल आर्ट के माध्यम से और अधिक शक्ति प्राप्त होती। जब चेन जियांग यहाँ आ रहा था तो उसे वू कैमिंग से पता चला कि राजाओं की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिन मार्शल कलाकारों की शिराएं शक्तिशाली थीं, उनकी साधना भी उसके जैसी ही थी। हालांकि वे उसकी तुलना में लंबे समय तक उसी स्तर पर बने रहे थे। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी युवा थे और उन्हें ये भी डर था कि उनकी नींव अस्थिर हो जाएगी, इसलिए वे अपनी नींव को मजबूत कर रहे थे ताकि यह उनकी भविष्य की साधना को प्रभावित न करे। ये स्पैरिंग टेस्ट किंग्स मेनलैंड के एक मार्शल आर्ट कलाकार के साथ एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। अगर वह जीत जाता तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण होता कि प्रतिभागी में प्रारंभिक दौर में भाग लेने के लिए पर्याप्त ताकत है। चूंकि किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ सीधे तौर पर तुलना करने देना असंभव था, और बहुत से लोगों को एक साथ लड़ने से रोकने के लिए किंग्स मेनलैंड ने पहले पंजीकरण कराने वाले मार्शल कलाकारों की ताकत का परीक्षण किया। चेन जियांग ने सुना कि इस परीक्षा में 10 में से 9 लोग फेल हो जाएंगे, और उन्होंने जो पंजीकरण शुल्क दिया था वह भी वापस नहीं मिलेगा। अगर हिसाब लगाया जाए तो किंग्स मेनलैंड किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट से खूब पैसा कमा रहा था। चेन जियांग के साथ मुकाबला करने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका पूरा चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था। जब वह ऊपर आया तो उसकी आभा एकाग्र होने के बजाय मुक्त हो गई, जिससे सभी को पता चल गया कि वह चरम अवस्था में है। दरअसल उन्होंने मुझे मेरे लिए एक सही प्रतिद्वंद्वी ढूंढने के लिए एक सुबह तक इंतजार करने दिया। क्या वे चाहते हैं कि मैं यहीं रुक जाऊं? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। क्यों न तुम उन्हें अपना असली रंग दिखा दो। आखिर ये बड़ा आदमी भी अभी अभी चरम अवस्था में पहुंचा है, और वह तो किंग्सबेन मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं। युवा किंग्सबेन मार्शल आर्टिस्ट नेक और निर्मम होते हैं, और यही इस बूढ़े आदमी के लिए अपनी शान दिखाने का सबसे अच्छा जरिया है। यकीनन वह अंत तक इंतजार करेगा जब विभिन्न मुख्य भूमियों के बड़े बड़े उद्योगपति इकट्ठा होंगे, ताकि उन्हें अपना हुनर दिखा सके। वू काइमिंग ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने आगे बढ़ते हुए हल्की सी मुस्कान दी। छोटे बाल, तुम बहुत नाजुक हो। अभी के लिए मुझे अपनी ताकत रोककर रखनी चाहिए और उन्हें ये सोचने देना चाहिए कि मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, और जब फाइनल होगा तो मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा और उनके इक्कों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या तुम शेर को खाने के लिए सुअर बनना चाहते हो? ठीक है, लेकिन सुअर बनना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। सिर हिलाते हुए वू काइमिंग मुस्कुराया और बोला। चेन जियांग मार्शल आर्ट के मंच पर उतरे। मंच जमीन से थोड़ा ऊंचा था और चौकोर आकार का था, जिसकी लंबाई 30 झांग जितनी थी। फिर भी यह इतना बड़ा था कि लड़ाके अपनी मर्जी से लड़ सकते थे। मंच पर खड़े होकर चेन जियांग को लगा कि उसके नीचे कोई विचित्र मगर शक्तिशाली शक्ति है। उसने अनुमान लगाया कि यह एक शक्तिशाली व्यूह रचना है, मानो कोई अवरोध हो जो ईंटों की रक्षा करेगा और भीषण युद्ध में उन्हें नष्ट करना असंभव बना देगा। चेन जियांग ने जब इतना विशाल युद्ध क्षेत्र देखा तो उसके दिल में एक खुजली सी दौड़ गई। पिछली बार जब उसने खुशबू शहर के पूरे चौक को तबाह कर दिया था तो उसे लगा था कि यह बहुत अच्छा है। अगर वह किंग्स मेनलैंड के युद्ध क्षेत्र को भी तबाह कर सके तो दिव्य मार्शल पैलेस को कुछ समय के लिए जरूर दिल का दर्द होगा। इस युद्ध क्षेत्र के केंद्र में एक बड़ा मंच भी है, जहां अधिक शक्तिशाली संरचनाएं स्थापित हैं।
यहाँ भी युद्ध क्षेत्र पर स्थापित संरचना जैसी ही अनेक संरचनाएं हैं और इन्हें बनाए रखने के लिए उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होती है। यदि आप इस पूरे युद्ध क्षेत्र को नष्ट कर दें तो राजा की मुख्य भूमि को भारी नुकसान होगा, क्योंकि ये संरचनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, इन संरचनाओं को 1-2 दिन में स्थापित नहीं किया जा सकता। लॉन्ग जुई ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। उसने चेन जियांग के मन की बात समझ ली थी। इस बारे में बाद में बात करेंगे। चेन जियांग ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा, तभी चारों ओर से कुछ लोग भी आ गए। चेन जियांग ने वान क्वान की ओर देखा तो पाया कि उनके पीछे कुछ युवक खड़े थे। ये स्पष्ट था कि वे वान क्वान के शिष्य थे। वे चेन जियांग की ताकत देखना चाहते थे। चलो शुरू करते हैं, वान क्वान चिल्लाया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की वास्तविक ऊर्जा बेहद प्रबल थी और उसमें बिजली जैसी आभा थी। उसका हर कदम बिजली की तरह तेज था, जिससे पूरा मार्शल आर्ट मंच हिल रहा था और लगातार गरज की आवाजें गूंज रही थीं। उसका दबदबा और रौबदार अंदाज बेहद डरावना था। वहीं उसकी विशाल मुठियां बिजली की चमक से घिरी हुई थीं, जो हर दिशा में फैल रही थीं। शुरुआत से ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि वान क्वान ने उसे चेन जियांग को जल्द से जल्द हराने का आदेश दिया था। इसी बीच जब चेन जियांग ने अपने प्रतिद्वंदी का दबदबा देखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उसका खून खौल उठा। अब उसे समझ आया कि वू काइमिंग ने क्यों कहा था कि उसके लिए शेर को खाने के लिए सुअर की तरह व्यवहार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अपनी ताकत छिपाना वाकई बहुत मुश्किल था। इतना ही नहीं, वह अभी अभी चरम अवस्था में पहुंचा था और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था, जबकि यह शक्ति उसके शरीर के अंदर दबी हुई थी, जिसे बाहर निकालना जरूरी था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को बिजली की तरह चेन जियांग की ओर झपट्टा मारते देख वान क्वान और अन्य लोग सिर हिलाकर संतुष्ट हो गए, क्योंकि वे इस तरह के हमले से बेहद खुश थे। वैसे भी आम लोगों के लिए, चाहे वह हरक्यूलियन परिवार ही क्यों न हो, इसका सामना करना थोड़ा मुश्किल होता। चेन जियांग अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि अपनी असली ताकत कैसे छिपाएगा, लेकिन अंत में उसने सोचा कि उसे सीधे और सीधे तरीके से हराना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए उसने सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल करने और शुरुआत से ही पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। चारों तरफ से बिजली चमकती हुई एक दाहिना हुक चेन जियांग के गाल की ओर बढ़ा। जब सबको लगा कि चेन जियांग उस अत्याचारी बिजली की ताकत से खून उगलने वाला है, तभी एक अजीब सा दृश्य सामने आया। सभी के आश्चर्य के बीच बिजली से लिपटा हुआ वह मुक्का चेन जियांग के गाल के ठीक सामने रुक गया, मानो किसी शक्ति ने उसे रोक दिया हो। वहीं चेन जियांग के शरीर के किसी भी हिस्से से जरा सी भी शक्ति नहीं निकली। अधेड़ उम्र के आदमी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रुका। उस पल उसे बस डर का एहसास हो रहा था। इसी बीच चेन जियांग के शरीर से अचानक एक भयानक वध क्यू फैल गया और सबको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सबको ऐसा लगा जैसे वे किसी युद्ध भूमि में हों, जहां करोड़ों सैनिक एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हों। वध क्यू इतनी भयावह थी कि आसपास का तापमान तुरंत गिर गया और सभी को तीव्र मृत्यु क्यू की गंध महसूस हुई, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे एक नरक के अंदर थे जो वध से भरा था। हालांकि चेन जियांग हिला नहीं, लेकिन दूसरी ओर उसका वध हृदय धड़क रहा था। चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसकी वध क्यू भी चरम पर पहुंच गई थी और भी भयानक हो गई थी। ये वास्तव में श्वेत बाघ दिव्य अभ्यास का भयानक हिस्सा था। सिर्फ वध क्यू से ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को डरा दिया था। इस तरह की वध क्यू ने वान क्वान और अन्य लोगों को पहले ही गहरी घबराहट में डाल दिया था। उनकी राय में एक निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए भी इस तरह की वध क्यू प्राप्त करना मुश्किल होगा, जब तक कि वह त्रिलोकों के महायुद्ध का समय न हो, जिसमें वे राक्षसों और शैतानों का बेतहाशा वध करेंगे। वर्तमान में स्वयं वान क्वान के पास भी इस तरह की वध करने वाली आभा नहीं थी। तुम्हारी बिजली बहुत कमजोर है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली बिजली क्या होती है। चेन जियांग पागलों की तरह हंस पड़ा और पीछे हटते हुए अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ा। अध्याय 0399 राजाओं को डराना। अध्याय 399 राजाओं को डराना। चेन जियांग को सच्ची कोशिश करते देख वू काइमिंग की भौहें तन गईं। उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि चेन जियांग के लिए अपनी असली ताकत छिपाना मुश्किल होगा। ऐसे नाजुक मोड़ पर बेशक वह खुश था, लेकिन उसे थोड़ी चिंता भी थी कि चेन जियांग बेरहमी से हमला करेगा और उस अधेड़ उम्र के आदमी को अपंग बना देगा, और तब तक राजा की मुख्य भूमि में उसके प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। चेन जियांग की मुट्ठी के चारों ओर एक चमकदार नीला आभा प्रकट हुई, जैसे कि बिजली जो कि सांप के समान मोटी थी उसके भीतर से निकली, जिसके बाद बिजली की चमकदार चमक पूरे मार्शल स्टेज को नीले प्रकाश में ढकने से पहले हर दिशा में फैल गई। इस समय चेन जियांग ने सबसे शक्तिशाली एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई को उजागर किया, जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त बिजली की ऊर्जा समाहित थी जो चेन जियांग की मुट्ठियों के चारों ओर एकत्रित हो गई थी। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्वयं बिजली की शक्ति का उपयोग करता था। वह देख सकता था कि चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई बिजली की शक्ति उसकी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मंच पर आने से पहले वान क्वान ने उसे बताया था कि चेन जियांग तो बस एक छोटा शैतान है जो हाल ही में चरम अवस्था में पहुंचा है और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह बिना किसी चिंता के उसे अपनी इच्छानुसार हरा सकता है। हालांकि अब अधेड़ उम्र का आदमी मन ही मन वान क्वान को कोस रहा था। चेन जियांग कोई छोटा मोटा शैतान कहाँ था, वह तो बस एक शैतान देवता था। चेन जियांग द्वारा छोड़े गए स्लॉटर क्यू को ही लीजिए, उसने उसे पहले ही डरा दिया था। अधेड़ उम्र का वह आदमी चरम अवस्था में पहुंच चुका था और ऐसा भी नहीं था जिससे आसानी से खिलवाड़ किया जा सके।
हालांकि वह क्षण भर के लिए डरा हुआ था, पर वह अपनी सबसे प्रबल शक्ति का इस्तेमाल करके चेन जियांग का मुकाबला कर सकता था। चेन जियांग धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, जबकि अधेड़ उम्र के आदमी की विशाल मुट्ठियों से फिर से बिजली की चमक फूटने लगी और उसकी दहाड़ मारी। हालांकि ये चेन जियांग की तुलना में बहुत कमजोर थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने बहुत तेज मुक्का मारा, इतना तेज कि मानो बिजली हवा में कौंध रही हो। जब इतनी तेज और ताकत वाला मुक्का अचानक हवा से टकराया तो एक तेज ध्वनि के साथ चेन जियांग की नाक की ओर गड़गड़ाहट के साथ फट पड़ा। मुक्का तेज तो था ही, साथ ही एक बहुत ही समृद्ध ट्रू क्यूई से भी, जिससे एक जबरदस्त ताकत का विस्फोट हुआ। चेन जियांग पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मुकाबला कर रहा था जो बिल्कुल उसकी तरह चरम अवस्था में था, जिससे वह बहुत उत्साहित था। उसने स्वीकार किया कि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। अगर वह चरम अवस्था में प्रवेश न करता और ऐसे व्यक्ति का सामना न करता तो शायद उसकी बुरी तरह हार तय थी। ये थोड़ा धीमा है। चेन जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मुट्ठी पकड़ ली। इससे पहले कि वह जोर से दबाता, गड़गड़ाहट की एक गड़गड़ाहट ने पूरे क्षेत्र को गूंज दिया, जिसके बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की चीख सुनाई दी जब चेन जियांग ने एक मुक्का मारा, जबकि वह एक मोटी बिजली की सच्ची क्यूई में लिपटा हुआ था जो अचानक एक ड्रैगन के सिर में बदल गया और उसकी बाह एक ड्रैगन में बदल गई। इससे पहले कि वह खतरनाक मुक्का मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ठोड़ी पर लगा, इस क्षण सभी ने देखा जैसे एक छोटा सा अजगर, जिसके पूरे शरीर में बिजली लिपटी हुई थी, उस अधेड़ व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। ऐसी शक्ति देखकर गु डोंगचेन और अन्य लोग सिहर उठे। अगर वह चरम अवस्था में इतना शक्तिशाली था तो जब वह निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो शायद वे चेन जियांग से जीत नहीं पाएंगे। चेन जियांग के पास युद्ध का बहुत समृद्ध अनुभव था। निषिद्ध क्षेत्र के सिंखोल में उसे अक्सर हुआंग जिनतियन के विभिन्न प्रकार के आक्रमणों का सामना करना पड़ता था, जबकि हुआंग जिनतियन ने अपनी युवावस्था में हर जगह सभी को चुनौती दी थी। इसके अलावा उसके पास पंचतत्वों की सच्ची क्यूई भी थी, जिससे वह चेन जियांग से लड़ने के लिए अपनी स्मृति के अनुसार कई युद्ध शैलियों का अनुकरण कर सकता था। जब चेन जियांग ने हुआंग जिनतियन से मुकाबला किया तो उसे जिस हमले का सामना करना पड़ा वह बहुत तेज था, इसलिए अधेड़ उम्र के आदमी की गति उसे बहुत धीमी लग रही थी। वह पहले से ही हुआंग जिनतियन के तेज हमले का आदी था और हालांकि वह अक्सर चकमा देने में कामयाब रहा था, फिर भी दिन के अंत में वह और भी तेज हमले से हार जाता। चेन जियांग के एक मुक्के ने ही उस अधेड़ उम्र के आदमी को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जबकि उसका सिर दूसरी तरफ झुका हुआ था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। सबको अजीब लगा जब उस अधेड़ उम्र के आदमी के पूरे शरीर पर नीली बिजली चमक रही थी। सबको हैरानी हुई जब चेन जियांग की बिजली उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर पर चमक रही थी। साफ जाहिर था कि चेन जियांग के मुक्के में बिजली की भरपूर शक्ति थी, जो पलक झपकते ही उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में धंस गई। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सिर पर इतनी जोर से चोट मारी गई थी, कोई भी कल्पना कर सकता था कि उसे कितनी क्षति हुई होगी। तुम तो एक मुक्का भी नहीं झेल सकते, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। उधर अधेड़ उम्र का आदमी लगातार गुस्से में था। उसने अपना सिर पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे बस एक नीली चमक दिखाई दी जो अचानक उसके पास आ रही थी। एक बार फिर चेन जियांग ने हमला किया और उसका ड्रैगन के सिर जैसा घूंसा अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह में जा लगा। इस बार निकली बिजली पहले से ज्यादा तेज थी। जब उसने घूंसा मारा तो एक चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ी और इसी बीच पूरी जमीन हल्की सी हिल गई। शॉकंग हेवन पाम। हालांकि उसने ये तकनीक अपनी मुट्ठी से इस्तेमाल की थी, लेकिन उसके बाद आई शॉकवेव ने गु डोंगचेन और वू कैमिंग को चुपके से चौंका दिया। उन्हें यकीन था कि वह अधेड़ उम्र का आदमी पहले ही हार चुका है। चेन जियांग के मुक्का मारने के बाद अधेड़ उम्र का आदमी मानो हतप्रभ रह गया और उसी क्षण बिजली की गति से एक और मुक्का उस पर पड़ा। उसकी दोनों मुट्ठियां बारी बारी से अधेड़ उम्र के आदमी पर तेजी से लगीं। पलक झपकते ही अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर बेरहमी से दसियों मुक्के पड़े। हर मुक्का एक चमकदार चमक के साथ फूट पड़ा। अगर रात होती तो उसके बाद की नीली चमकें एक शानदार और विस्मयकारी दृश्य होती। रुको, वान क्वान चिल्लाया। हालांकि जिस क्षण उसने रुको चिल्लाया, चेन जियांग ने सैकड़ों बार मुक्के मारे थे। चेन जियांग ने अपने हर मुक्के में एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई की सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल किया था और साथ ही उसने मुक्के के साथ शॉकंग हेवन पाम भी फेंका था। चेन जियांग आज्ञाकारी ढंग से रुक गया। इस बीच अधेड़ आदमी अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। जब भी चेन जियांग उसके चेहरे पर वार करता तो एक तरह का खिंचाव पैदा होता, इसलिए चाहे उसके मुक्के कितने भी जोरदार क्यों न हो, अधेड़ आदमी भाग नहीं पाता था, जिससे अधेड़ आदमी का सिर उसकी मुट्ठियों से चिपक जाता और चेन जियांग उसके चेहरे पर बेतहाशा वार कर देता। उसके बाद उसे जो नुकसान हुआ वह बेहद भयानक था। तुम परीक्षा में पास हो गए। वान क्वान कुछ गुस्से में था क्योंकि चेन जियांग साफ तौर पर अपना दबदबा दिखा रहा था और हाँ, वह जानता था कि चेन जियांग पहले ही दया दिखा चुका है। अगर उसने 5 तत्वों की सच्ची क्यूई को ब्रह्मांड की सच्ची क्यूई में मिला दिया होता तो वह अधेड़ उम्र का आदमी कब का अपंग हो चुका होता। वह अधेड़ उम्र का आदमी आखिरकार एक एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट था। इस तरह की पागल कर देने वाली बमबारी में वह बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन उसका सिर पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। जब दूसरे लोग उसकी मदद के लिए आए तो अधेड़ उम्र के आदमी को हल्की खांसी हुई और उसके कई टूटे हुए दांत बाहर निकल आए।
जब वांग क्वान ने देखा कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति के दांत खून के साथ उगल रहे हैं तो उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, क्योंकि उसे वह समय याद आ गया जब हुआंग जिनतियन ने उसके पूरे दांत तोड़ दिए थे और फिर हर जगह इसकी डींगें हाँकी थीं, जिससे उसकी बदनामी हुई थी। चेन जियांग को किंग्स मेनलैंड के मार्शल कलाकारों की ज्यादा चिंता नहीं थी। जब तक कोई नहीं मरता था तब तक सब कुछ ठीक था। वह उन्हें अपनी इच्छानुसार यातना दे सकता था, क्योंकि किंग्स मेनलैंड के मार्शल कलाकारों ने अन्य मुख्य भूमि के मार्शल कलाकारों के साथ भी ऐसा ही किया था। लगभग 6 महीने पहले ही चेन जियांग ने सुना था कि किंग्स मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्टों ने क्रूरता का सहारा लिया है। कई लोग अपंग हो गए थे और फिर कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ हो गए थे, जिससे वह भी बहुत क्रोधित था और अब वह उन्हें उन्हीं के कर्मों का फल देना चाहता था। किंग्स मेनलैंड के उन घमंडी और अभिमानी मार्शल आर्टिस्टों को यह एहसास दिलाना चाहता था कि अपंग होने पर कैसा लगता है। चेन जियांग ने वांग क्वान के पीछे खड़े कुछ अभिमानी युवकों पर एक नजर डाली और शांत भाव से पूछा, अगला कौन है? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, लातों और घूंसे की कोई आंखें नहीं होती। अगर लड़ाई के दौरान तुम घायल हो गए तो इसका दोष मुझ पर मत डालना। पहले तुम राजाओं की मुख्य भूमि के मार्शल आर्टिस्ट यही कर चुके हो, इसलिए मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम डरते हो तो बेहतर है कि लड़ाई शुरू होते ही हार मान लो। और हाँ, मुझे ये भी पसंद नहीं कि जब मैं खुशी खुशी लोगों को पीट रहा हूँ तो कोई मुझे रोके। लड़ाई उसके और मेरे बीच है, दूसरों के साथ नहीं। दूसरों में लड़ाई रोकने की योग्यता नहीं होती। ये तो बहुत पहले का नियम बन गया लगता है। चेन जियांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच रखी थीं, उसकी आवाज में गुस्सा था। अगर वांग क्वान उसे रोकने के लिए चिल्ला न रहा होता तो वह आदमी पल भर पहले ही उसके हाथों अपंग हो चुका होता। अध्याय 0400 3 दिन। अध्याय 403 दिन। चेन जियांग की यह बात सुनकर वांग क्वान के पीछे खड़े लोग भड़क उठे। जैसे ही वे चेन जियांग की आलोचना करने की सोच रहे थे, वांग क्वान ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया। तुम बिल्कुल अपने गुरु जैसे हो। सच में यह मेरी गलती थी। आगे से प्रतियोगिता के दौरान कोई किसी को नहीं रोकेगा। वांग क्वान ने सचमुच अपना गुस्सा काबू में कर लिया। हालांकि वह मन ही मन थोड़ा गुस्से में था, फिर भी उसने खुद को रोक लिया। चेन जियांग, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा शिक्षक हुआंग जिनतियन है तुम अपने बड़ों के प्रति सम्मान नहीं दिखा सकते। एक शानदार कपड़े पहने युवक जो वांग क्वान के पीछे खड़ा था गुस्से से बोला। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, इसके बारे में क्या? मेरे शिक्षक का उल्लेख नहीं करना। यहाँ तक कि मेरे महान वरिष्ठ भाई भी वरिष्ठ वांग से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। और यहाँ तक कि मेरे महान वरिष्ठ भाई को भी भूल जाइए जो चट गए थे। मेरे बगल में खड़ा मेरा सबसे बड़ा भतीजा भी वरिष्ठ वांग जितना ही शक्तिशाली है। चेन जियांग के शब्दों ने वांग क्वान को क्रोधित कर दिया। चेन जियांग, क्या हुआंग जिनतियन ने तुम्हें ऐसा बोलने पर मजबूर किया था? वांग क्वान का पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जबकि गु डोंगचेन ने भी चेन जियांग को थोड़ा खींचा। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, उसने वास्तव में मुझसे ऐसा ही कहा। उसने ये भी कहा कि इस जीवन में तुम उसके मुकाबले नहीं हो, इसीलिए वह अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ बकवास किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट आयोजित कर रहा है। मास्टर, मुझे उसे सबक सिखाने दो। वांग क्वान के पीछे खड़े एक अन्य युवक ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे सबक सिखाओ, लिटिल बाल्ड, कोई मुझसे लड़ना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? चेन जियांग हंसा और बोला। वू काइमिंग ने आह भरी। उसे एक बार कोशिश करने दो, फिर वह समझ जाएगा। गु डोंगचेन हंसा और बोला, बूढ़े वांग, युवा मार्शल अंकल का चरित्र बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी तुम्हें अपने प्रशिक्षु पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। उसे इस छोटे पागल को मनमाने ढंग से सबक सिखाने मत देना, वरना उसकी मौत का हमसे कोई लेना देना नहीं है। गु डोंगचेन और वू कैमिंग की बातें सुनकर चेन जियांग को सबक सिखाने के लिए मचल रहे युवक के चेहरे पर एक बदसूरत भाव उभर आया। गु डोंगचेन की ताकत अथाह थी। हालांकि उसने ताई ची ड्रैगन वशीकरण अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वह चरम मार्शल संप्रदाय का अधिपति था। वह निश्चित रूप से असाधारण था। वू काइमिंग को चिंता थी कि चेन जियांग लगातार परेशानी खड़ी करेगा, इसलिए उसने चेन जियांग को अगले दौर में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए उसे दूसरी जगह ले गया। सच कहूं तो इस छोटे पागल के कीमिया कौशल हमारी छोटी बहन ने नहीं सिखाए हैं। उसने किससे सीखा ये भी मुझे ठीक से समझ नहीं आया। संक्षेप में, वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। ये बहुत संभव है कि यह वही व्यक्ति हो जिसने पिछली बार हीरोज माउंटेन पर उसे बचाया था। चेन जियांग और वू काइमिंग के दूर चले जाने के बाद गु डोंगचेन ने धीमी आवाज में कहा। वांग क्वान ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये एल्डर डैन ने नहीं सिखाया? क्या तुम्हें यकीन है? गु डोंगचेन ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है। चरम मार्शल संप्रदाय में शामिल होने से पहले ही उसकी कीमिया कलाएं उत्कृष्ट थीं। इसके अलावा उसने कुछ अत्यंत शक्तिशाली मार्शल अभ्यासों में भी महारत हासिल कर ली थी, जैसे कि ट्रू क्यूई अग्निपंख, कुछ अन्य ड्रैगन मार्शल तकनीकें और भी बहुत कुछ। आप इन चीजों की जांच कर सकते हैं। जाहिर है उसके पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। वांग क्वान के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने सचमुच हीरोज माउंटेन की घटनाओं के बारे में सुना था। चेन जियांग का अचानक गायब होना और इतने सारे लोगों के सामने प्रकट होना वास्तव में हुआंग जिनतियन का काम नहीं था। इसके अलावा चेन जियांग ने एक नक्शा भी दिखाया था जो एक रहस्यमय क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा था, जहां प्राचीन काल की कई मार्शल आर्ट और रहस्यमय अभिलेख मौजूद थे। और जब चेन जियांग ने कहा कि यह उसे किसी ने दिया था, तो गु डोंगचेन ये सत्यापित कर सका कि वह झूठ नहीं बोल रहा था।
इसलिए आपको वास्तव में अपने प्रशिक्षु को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना होगा, और यह हम नहीं होंगे जो कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, बल्कि वह व्यक्ति होगा जो उसके बगल में खड़ा है। वू डोंगचेन ने उन युवकों को घूर कर देखा, जबकि वे युवक पसीने से लथपथ थे। बेशक अगर आप उसे निष्पक्ष और सही तरीके से मुकाबले में घायल कर सकते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। हालांकि आप और मैं मुख्य भूमि के महाशक्तिशाली लोग हैं, लेकिन हम दोनों यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस विशाल नश्वर युद्ध जगत में हम सबसे शक्तिशाली नहीं हैं। वू डोंगचेन ने वांग क्वांग को ये बताने के लिए ऐसा कहा कि उसे हुआंग जिनतियान के प्रति अपनी शत्रुता को चेन जियांग की ओर नहीं मोड़ना चाहिए, अन्यथा उसे इसका पछतावा होगा। चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। अगर मुझे उस बूढ़े पागल से नफरत होती तो मैं बहुत पहले तुम्हारे चरम मार्शल संप्रदाय में जाकर उससे लड़ लेता। वांग क्वान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वू डोंगचेन मुस्कुराया और वू काइमिंग और चेन जियांग की लुप्त होती आकृति की ओर चला गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। युवा मार्शल अंकल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों में आपको शीर्ष 50 में जगह बनानी होगी, वरना आप अगले दौर में नहीं जा पाएंगे, वू काइमिंग ने कहा। चेन जियांग और वू काइमिंग इस समय एक पत्थर की इमारत में बैठे थे। चेन जियांग खिड़की से आने जाने वालों को देखते हुए जम्हाई लेते हुए बोली, आखिर कितने चक्कर लगे हैं, मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आपको अगले 3 दिनों के भीतर शीर्ष 50 में शामिल होना होगा, वरना आप फाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाएंगे। वू काइमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे नियमों के बारे में बताओ। चेन जियांग ने आलस से कहा। वह बस जल्द से जल्द उन किंग्सवेन मार्शल आर्टिस्ट से लड़ना चाहता था। एक चादर निकालकर वू काइमिंग ने उसे मेज पर बिछाया और चेन जियांग को पास आने का इशारा किया। शीर्ष 50 प्रतिभागियों में से सभी किंग्सवेन मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं, उनमें से कुछ थोड़े प्रतिभाशाली हैं और बेहद ताकतवर हैं। हालांकि अंतिम दौर में केवल 4 को ही कई लोगों के सामने प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। चेन जियांग ने देखा कि शीट घने अक्षरों से भरी हुई थी। इसके बाद आप 50 से कम अंक वाले प्रतिभागियों को उनके अंकों के लिए चुनौती देंगे, और जब तक आपके अंक शीर्ष 50 में शामिल प्रतिभागियों के अंकों से अधिक हैं, तब तक आपको किसी को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग ने शीट पर एक नजर डाली और पाया कि शीर्ष 50 खिलाड़ियों के पास बड़ी संख्या में अंक थे। विशेष रूप से पहले स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी के पास वास्तव में 10,000 से अधिक अंक थे, जबकि 50वें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी के पास भी 3,000 अंक थे। 3,000 अंकों को कम मत समझिए। जीतने पर आपको 1 अंक मिलेगा, हारने पर 1 अंक कटेगा, और जब आपके पास 0 अंक होंगे तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। शुरुआत में प्रत्येक प्रतिभागी को 1 अंक मिलेगा, वू काइमिंग ने कहा। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, आपका मतलब ये है कि पहले स्थान पर मौजूद व्यक्ति ने 10,000 से अधिक मैच जीते थे, उसे लड़ने में कितना समय लगा? बिल्कुल नहीं, यदि आपके प्रतिद्वंद्वी के पास 1,000 अंक हैं और आप जीत जाते हैं तो आप उसके 1,000 अंक जीत लेंगे, फिर वह एक बार फिर 1 अंक से शुरू करेगा और लड़ाई जारी रखेगा। चेन जियांग को अब समझ में आया। ऐसा कहा जा सकता है कि शीर्ष 50 को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह सही है। शुरुआत में जब ज्यादा अंक पाने वाले कई प्रतिभागी हार गए तो उन्हें चिंता हुई कि उनके सारे अंक खत्म हो जाएंगे, इसलिए नियमों में बदलाव किया गया और शीर्ष 50 में शामिल प्रतिभागियों को अब लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। कम अंक का मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, चेन जियांग ने कहा। तो अब मुझे ऐसे प्रतिभागियों को ढूंढना होगा जिनके पास बहुत सारे अंक हों और जिनकी रैंक 50 से कम हो, और उन्हें चुनौती देनी होगी, है ना? हाँ, और समय सीमा 3 दिन बाद है, जिसके बाद रैंकिंग तय की जाएगी। इसलिए आपको 3 दिनों के भीतर शीर्ष 50 में जगह बनानी होगी और उन प्रतिभागियों को चुनौतियां स्वीकार करनी होंगी, जबकि ज्यादा अंक पाने वालों को चुनौती देना ज्यादा जोखिम भरा होता है क्योंकि वे अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होते हैं। चेन जियांग ने एक नाम की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसे चुनौती देने जा रहा हूँ। उसके पास 2,000 अंक हैं। वो लगता है एक्सट्रीम स्टेट किंग्सवेन मार्शल आर्टिस्ट है। पहले वो पहले नंबर पर था लेकिन हार गया था, इसलिए वो बहुत ताकतवर है। हालांकि उसे चोटें भी लगी हैं, ये कहना मुश्किल है। चेन जियांग मुस्कुराया, छोटे बाल्ड, तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसी आदमी के पास कुछ अजीबोगरीब ताकतें हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को चुनौती देना ज्यादा सही रहेगा। इनके क्रमशः 1,400 और 1,500 अंक हैं। ये तीनों शीर्ष 50 के नीचे सबसे मजबूत हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे को चुनौती नहीं देते और इन्हें दूसरों से कम चुनौतियां भी मिली हैं। ज्यादातर यही लोग दूसरों को चुनौती देते हैं। उनके अंकों पर एक नजर डालने पर चेन जियांग उत्साहित हो गया। ठीक है, मैं पहले 1,400 अंक और 1,500 अंक वाले लोगों के साथ लड़ूंगा और फिर 2,000 अंक वाले व्यक्ति के साथ लड़ूंगा ताकि मैं थोड़ा ऊपर रैंक कर सकूं।